Pilot Sabharwal, and of course, did you know them? In fact, Captain Sabharwal might have flown with me as a first officer on 787. Captain Sabharwal में I don't see any all this ये जो बातें चल रही हैं मीडिया में ये सब बिना सैर पैर के बातें हैं, उसमें कोई दम नहीं है. वो he was a good man, अच्छा आदमी था. तो we follow MEL जो कि मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट DGCA ने जो प्रिस्क्राइब कर रखी है. दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर. इतनी सारी ये चीज़ खराब है, ये चीज़ खराब है, ये चीज़ खराब है, प्लेन कैन स्टिल गो. Let's establish that fact कि ये प्लेन बेसिकली उड़ा तो that means ये मिनिमम क्राइटेरिया तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ रहेगा. अगर ये CVR का पूरा रीड आउट बाहर आ जाएगा, Okay. जो कि CVR DFDR को एक खरोंच भी नहीं लगी है, क्योंकि वो टेल में होता है. इस जहाज की टेल को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ. इसकी रीडिंग्स इरेज हो गई या इसकी रीडिंग रीडेबल नहीं है, ऐसा बोलना बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है. अगर ये पूरा CVR रीड आउट दे देते हैं, उसी वक्त कॉल आउट आ जाएगा बोथ इंजन फेल्ड का. मतलब आपके एक्सपीरियंस में या इवन इन सिमुलेशन एज वेल ऐसे सिचुएशंस कभी आपने प्रैक्टिस की है जहाँ पे बोथ डुअल इंजन फेलियर होते हैं और क्या प्रोसीजर होता है? देयर इज ए चेकलिस्ट आल्सो गिवन बाय बोइंग कंपनी, क्योंकि देयर आर चांसेस ऑफ डुअल इंजन फेलियर, बट उसमें एक कैच है. वो चेकलिस्ट दिए इन फ्लाइट. हेलो कैप्टन योगेश, एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपर्ट टॉक विद भव्य देसाई में. पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि हम आज अलग एनवायरनमेंट में क्यों शूट कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली मेरी एक छोटी सी सर्जरी हुई है, तो इसीलिए मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला गया है 3 to 4 वीक्स के लिए. तो मैं ऑफिस नहीं जा पाया. एंड बिकॉज ये इतना इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, सो इसीलिए हम इसे ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते थे. दैट्स व्हाई वी आर शूटिंग हियर. हैविंग सेड दैट, वेलकम. कैसे हो आप? गुड, थैंक यू. गुड, ओके. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज ऑफकोर्स हमें बात करनी है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली एयर इंडिया 171 जो रिसेंटली जो जहाज नीचे गिर गया, उसके बारे में काफ़ी लोग ऑफकोर्स बहुत सारी लाइव्स भी लॉस हुई. तो मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी के हिसाब से बहुत सारे सवाल आ रहे थे, और आई थिंक मैं एक अकेला नहीं हूँ. मुझे लगता है कि बहुत सारे इंडियंस जो है, पूरी दुनिया जो है, पहले तो हमारा ऑफ कोर्स आवर हार्ट गोज आउट टू ऑल द फैमिलीज एज वेल. तो उस हिसाब से बहुत ही क्यूरियोसिटी फिल्ड क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे, एंड मैंने सोचा कि एक इतने एक्सपीरियंस पायलट से बात करना सेंस बनता है, बिकॉज काफ़ी सारी जो रूमर्स जो आ रहे हैं, बात हो रही है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बारे में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो आई थॉट इट बी ग्रेट कि आपसे बात. सो अगेन थैंक यू. पहले तो आपने वेलकम, थैंक यू. राइट. दर्शकों को मैं ये बता दूं कि आपका रफली ओवरऑल एक्सपीरियंस 34 इयर्स का है विथ एयर इंडिया. यस. जिसमें आपने प्रोबेबली सब कोई इक्विपमेंट फ्लाई किया है. जो इक्विपमेंट जो हम कहते हैं वो प्लेन्स, मतलब जितने भी एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरलाइंस के पास थे, एयर इंडिया के पास थे, एक्सेप्ट फॉर 777 एंड 747, I have flown all of them. ग्रेट. तो मतलब आपने वो सब फ्लाई किया है. फिर ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9 इयर्स आपने ड्रीम लाइनर भी फ्लाई किया है, राइट? व्हेन डिड यू रिटायर? Retired in August 2020. 2020. एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट, कब किया था आपने उनके साथ में? I started my career exactly, I remember 4th October 1986. 86. वाओ. Yeah. So that's like about 34 years. 34 years, yeah. ग्रेट, ओके. सो जनरल कॉन्वर्सेशन ब्रेकडाउन के हिसाब से मेरे दिमाग में ऐसा है कि पहले मुझे प्रोसीजरल फॉर्मेट समझना है कि एक पायलट का, एक फ्लाइट का, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इनसाइड द कॉकपिट. एंड देन फिर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बारे में मुझे थोड़ा डिस्कस करना था, बिकॉज वो देखने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आए. देन थोड़ा मेंटेनेंस के बारे में मुझे बात करनी थी, बिकॉज ऑफकोर्स मेंटेनेंस कोई भी अपकीप एक फ्लीट की सबसे क्रिटिकल होती है फॉर इट टू बी फ्लाई फॉर एयरवर्दीनेस. एंड एंड में अगर हमें थोड़ा सा व्हाट डू यू कॉल और टाइम मिले तो आई हैव सम पर्सनल क्वेश्चंस एज वेल फॉर यू. तो शुरू करते हैं पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन से कि क्या मतलब ये जो पायलट्स अनफॉर्चुनेटली जो थे, जो पायलट सबरवाल, एंड कोर्स डिड यू नो देम? Yeah, I had met them a couple of times in the airline, and maybe once I flew with them also. In fact, Captain Sabharwal might have flown with me as a first officer on 787. Wow.
and there's a lot of movement going on in Air India. Pilots are going from one aeroplane to another aeroplane. So it is, and the airline has grown up too big for its to keep a track of who is where, who is flying what. So definitely I know him, ठीक है. and he's a very gentle, sober, quiet person, and he's not the type of a guy who looks out for adventures or action nights. So basically, Stable, very whatever. stable, very calm person, and he had recently become a check pilot अच्छा. on 787. So in fact, what I heard about the whole story was that the first officer was flying the plane, and the captain was monitoring it. जब भी सिचुएशन नॉर्मल से अलग होती है, जैसे हम लोग मॉस्को जाते थे तो स्नो में लैंड करते थे, तो बारिश में या बॉम्बे की बारिश में, तो इट इज़ बेटर टू गिव फ्लाइंग टू ए को पायलट एंड कैप्टन टू मॉनिटर इट, सो दैट ही कैन सी कि कब गलती हो रही है और कब उसको टेक ओवर करना है. तो टेक ओवर इज मोर ईजियर. तो कैप्टन सबरवाल में आई डोंट सी एनी ऑल दिस, ये जो बातें चल रही हैं मीडिया में, ये सब बिना सैर पैर के बातें हैं, उसमें कुछ दम नहीं है. वो तो ही वॉज अ गुड मैन, अच्छा आदमी था वो, अच्छा पायलट था. और नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि फ्लाइट के पहले वी रीच, हम लोग पहुंच जाते हैं, जैसे अहमदाबाद से फ्लाइट शुरू हुई थी तो क्रू पहुंच जाता है अहमदाबाद 24 घंटे पहले, और उसके बाद में वहाँ पे रेस्ट करके, अर्ली मॉर्निंग का डिपार्चर है तो हम लोग खाना वाना भी जल्दी खा के जल्दी सो जाते हैं, एंड देन वी रिपोर्ट टू द एयरपोर्ट फॉर आवर फ्लाइट टाइम. ओके, ये थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं. लेट्स जस्ट उसके पहले एक ट्रैक बैक एक क्वेश्चन पे मैं करना चाहूँगा कि ये प्लेन जो स्पेसिफिकली अपना था, जो AI-171, वो ऑफ कोर्स आया था कहाँ से, और वो अहमदाबाद में पहुंचा. तो अहमदाबाद में जब वो पहुंचा तो उसकी एयर वर्दीनेस के ये अप्रोप्रिएट है अभी उड़ने के लिए, ये कौन करता है डिसाइड? ग्राउंड स्टाफ. तो ये एयरक्राफ्ट आया एक्चुअली दिल्ली से अहमदाबाद, राइट, एंड देन इसका करीब, जब फ्लाइट चेंज होती है तो कम से कम 2 घंटे लगता है, कम से कम. राइट. ये जो वाइड बॉडी जहाज होते हैं इनको टर्न अराउंड बोलते हैं हम, टर्न अराउंड करने के लिए जी करीब 2 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं जी. बट वो एयरलाइन का स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ हैं, जहाँ पे एयरलाइन 320 के टर्न अराउंड 45 मिनट्स में भी होते हैं, लो कॉस्ट कैरियर के टर्न अराउंड 25 मिनट्स में भी होते हैं. ठीक है. वो डिपेंड करता है कितना क्लीनिंग है, क्या है. राइट. एज फार एज इंजीनियरिंग इज कंसर्न, 787 इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एरोप्लेन्स. इसके अंदर जो भी फॉल्ट आता है, समझ लो कि दिल्ली से अहमदाबाद आया, इसके अराइवल में जो भी फॉल्ट आई ड्यूरिंग दैट पीरियड, चाहे छोटी से छोटी फॉल्ट हो, वो सब डिजिटली रिकॉर्ड हो जाती है. ओके. और वो फॉल्ट में आपके कंप्यूटर में फॉल्ट में दिखती है कि दीज आर द फॉल्ट, विंडो हीट फॉल्ट, पिटॉट स्टैटिक फॉल्ट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो वो सारी फॉल्ट्स को हम मेंटेनेंस लॉग में लिख देते हैं. ओके. उसी कंप्यूटर ने जो दिखाया उसी को हम लिख देते हैं और उस पर साइन कर देते हैं, और वो इंजीनियरिंग को प्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है. अराइवल पे फिर इंजीनियरिंग वो फॉल्ट्स को देखता है, फिर उसको रेक्टिफाई करना है कि रीसेट करना है. गॉट इट. बहुत फर्क है. समझे. पहले के ज़माने में कोई भी मेंटेनेंस प्रॉब्लम आती थी तो उसको रेक्टिफाई किया जाता था. आज के मॉडर्न एरोप्लेन्स में कंप्यूटर्स को रीसेट किया जाता है. राइट. तो वो स्नैक चला जाता है, अंडरस्टैंड, टेम्पररीली चला जाता है. गॉट इट. इट मे अकर अगेन. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये सारे स्नैक्स एक हमारी मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट होती है जो DGCA देती है. ओके. और एक होती है MMEL, वो हमारी इंजीनियरिंग वाले रखते हैं अपने पास, इंजीनियरिंग के जो स्टाफ रहते हैं. तो वी फॉलो MEL, जो कि मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट DGCA ने जो प्रिस्क्राइब कर रखी है. दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर. इतनी सारी ये चीज़ खराब है, ये चीज़ खराब है, ये चीज़ खराब है, प्लेन कैन स्टिल गो. हाँ, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है उड़ने के लिए, वो आपको चाहिए. राइट. तो जो छोटी मोटी चीज़ें जो होती है, जो रेक्टिफाई नहीं हो सकती उस वक्त, छोड़ देते तो उसको छोड़ देते हैं. वो आने के बाद फ्लाइट मेजर मेंटेनेंस में जाता है, और एयरक्राफ्ट जो वहाँ पे भी दिल्ली, बॉम्बे, वहाँ पे मेजर ओवरऑल में जाके रिपेयर होता है. ठीक है.
तो ये पहली बात तो कि जहाज में कोई स्नैग, कोई फॉल्ट बच के निकल ही नहीं सकता। गॉट इट। कंप्यूटर पे भी आ गया है रिकॉर्ड में, और मेंटेनेंस लॉग में भी हमने लिख दिया है। इंजीनियर ने आके उसको या तो रेक्टिफाई करेगा या रीसेट करेगा। राइट। उसके अलावा एक इंस्पेक्शन शीट होती है इंजीनियरिंग के पास, तो वो इंस्पेक्शन शीट में एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, इंटरनल इंस्पेक्शन, कैबिन इंस्पेक्शन, वो सारा कुछ करता है। उसके बाद में रिफ्यूलिंग करता है। रिफ्यूलिंग में जो फ्यूल डाला जाता है उसके सैंपल्स लिए जाते हैं पहले। वो सैंपल्स को इंजीनियर को, रिफ्यूलिंग कंपनी समझ लो भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, वो सैंपल्स को निकालती है और इंजीनियर्स को दिखाती है कि ये सैंपल है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इट इज द करेक्ट क्वालिटी ऑफ फ्यूल विच वी आर पुटिंग इनसाइड द एरोप्लेन। और ये एक बार नहीं होता, ड्यूरिंग द रिफ्यूलिंग 2-3 बार निकाले जाते हैं सैंपल्स बीच बीच में से। अच्छा, एंड ये हर फ्लाइट के लिए होता है? हर फ्लाइट के लिए। तो फ्यूल में इम्प्योरिटी जाने के चांसेस भी 0 हो जाते हैं। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद इंजीनियरिंग जो मेंटेनेंस लॉग था, जब तक पायलट्स आते हैं, फिर पायलट्स अपना खुद का एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करते हैं, फिर वो कॉकपिट इंस्पेक्शन करते हैं। कॉकपिट में उसी कंप्यूटर को जाके फिर से ट्रैक ओपन करके देखते हैं कि लास्ट फ्लाइट में क्या क्या फॉल्ट्स थे। अच्छा, यू कैन गो बैक इनटू द लास्ट फ्लाइट, यू कैन गो बैक एंड सी कि व्हाट आर द फॉल्ट्स, क्या क्या फॉल्ट थे, और फिर वो देखते हैं कि अभी मैंने जब कंप्यूटर खोला है तो अभी ये सारे फॉल्ट्स क्लियर हो चुके हैं। ओके, so the aircraft is clean now, which engineering comes and signs the book, refueling company signs the book, and then they present it to the captain. Got it. फिर कैप्टन वो सारे लॉग्स देखता है। फिर लाइक कुछ पायलट्स एक्सपीरियंस के कारण थोड़े से ज़्यादा केयरफुल होते हैं, तो लाइक आई यूज्ड टू डू इज कि अगर कोई स्नैग आया है आज, फॉर एग्जांपल विंडो हीट फॉल्ट, तो मैं आज दिल्ली अहमदाबाद फ्लाइट पे विंडो हीट फॉल्ट आया था, वो स्नैग अभी क्लियर कर दिया इंजीनियर ने, तो आई विल गो एंड सी कि दिल्ली के पहले वाली फ्लाइट कौन सी थी, उसके पहले वाली फ्लाइट उसमें इफ आई सी लास्ट 3 or 4 फ्लाइट्स दिस स्नैग रिपीटेडली आता जा रहा है, राइट, then you have to insist कि no, this snag has to be rectified, you have carried forward it too many times. Right. तो वो कुछ स्नैग्स होते हैं जो जिसके लिए डीजीसी ने भी परमिशन दे रखी है, बट ज्यादातर स्नैग्स क्लियर हो जाते हैं। राइट, हाँ। तो इस फ्लाइट पे तो एयरक्राफ्ट को क्लीन चिट मिल गई थी। राइट। और इंटरेस्टिंग है बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के लिए, मतलब इफ आई अंडरस्टैंड दिस करेक्टली, तो इट इज लाइक जैसे आप आज की सब गाड़ियां होती है, वो गाड़ी में आप एक्चुअली देयर इज अ मेन कंप्यूटर जिसमें आप प्लग इन करते हो, तो आपको व्हेन यू रन इट थ्रू द सॉफ्टवेयर तो आपको सब बेसिकली फॉल्ट्स आ जाते हैं, और जब भी आप उसको रीसेट करोगे तो रीसेट हो जाता है। अगर कोई परमानेंट फॉल्ट है तो फिर से वो फॉल्ट दिखाती है एंड उसको आपको एड्रेस करना है। बेसिक टेक्नोलॉजी इज द सेम, राइट, वरना वो निकल जाएगी इन शॉर्ट। ओके, ग्रेट, ऑसम, अंडरस्टूड। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले जो एयरक्राफ्ट में थे उसमें आई गेस थोड़े से छोटे मोटे फॉल्ट हुए रहेंगे, बिकॉज वो स्क्रीन नहीं चल रहा था, कुछ ऐसा, बिकॉज एक यात्री ने उसका वीडियो भी बनाया था, बट दोज आर नॉट मिनिमम रिक्वायरमेंट, मेरे हिसाब से क्रिटिकल तो नहीं है वो। नहीं, आप ये दोनों सब्जेक्ट अलग है। अच्छा, कॉकपिट हैज गॉट नथिंग टू डू विद कैबिन। ओके, पायलट को कैबिन से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, उसके पास जो भी है उसमें वहां पे कुछ वो नहीं। मेरा केवल टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, जहाज की सेफ्टी, जहाज का टेक्निकल कंडीशन क्या है, एयरवर्दीनेस क्या है। जहां कॉकपिट के पीछे का जो एरिया है वो कैबिन क्रू के अंडर में आता है। अच्छा, कैबिन क्रू में भी दे हैव कैबिन क्रू, सीनियर पर्सर्स, चेक पर्सर्स, उनके इन फ्लाइट सुपरवाइजर्स, उन लोगों का काम है पूरे कैबिन को चेक करना, सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट चेक करना, फायर एक्सटिंग्विशर चेक करना, फर्स्ट एड किट, वो बताएंगे आपको कि एस्केप स्लाइड्स बराबर लगी हुई है कि नहीं, इज देयर एनी फॉल्ट, इज द ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर इन द मेडिकल किट, तो वो सब उनका काम है। अच्छा, स्क्रीन नहीं चल रही है, सीट खराब है, परव्यू आपका नहीं, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद पायलट। गॉट योर पॉइंट। तो दे आर सपोज्ड, दे आल्सो मेंटेन अ रजिस्टर वेयर दे मेंटेन दिस लॉग्स। तो दे आर सपोज्ड टू, दिल्ली अहमदाबाद कैबिन क्रू शुड राइट इट डाउन कि ओके 4 seats in business class are not working, reclining, 5 TV screens in the cabin are not working. So those things are a different aspect, absolutely. Okay, nothing to do with. It's more of comfort for the passenger. मतलब hygiene factors जो crew के अंडर आता है, not under you. पायलट का रोल कैबिन में कुछ नहीं है। Understood. Great. Okay. Let's now talk about ये जो आप बोल रहे हैं एयरवर्दीनेस बेसिकली, तो ये फिर
इंजीनियरिंग टीम बेसिकली आपको आके बोलेगी कि भाई हमारे हिसाब से ये गो अहेड है, फ्यूल जो सब चेक वेक हुए इन एविएशन फ्यूल ये सब ठीक है बेसिकली एवरी फ्लाइट, फाइनली यू सी इट, यू से ओके फाइन, आई एम ओके, मैं अभी इससे बेसिकली मेरे हिसाब से उड़ने के लिए ओके, मिनिमम चेकलिस्ट जो डीजीसीए की है वो है, तो हम उड़ सकते हैं। तो लेट्स एस्टैब्लिश दैट फैक्ट कि ये प्लेन बेसिकली उड़ा, तो दैट मींस ये मिनिमम क्राइटेरिया तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ Yeah. रहेगा। So once all these criteria are met now, then the commercial supervisor या इंचार्ज या मैनेजर जो भी है अहमदाबाद एयरपोर्ट में फॉर इन दिस केस, he will come to the captain. The aircraft is cleaned, everything technically everything is okay. He will come and ask permission from the captain कि sir are we ready to board? अच्छा, So once captain gives the boarding clearance, then the passengers come on board समझा, and the baggage and cargo starts getting loaded. ग्रेट, And after everything is over, after the last passengers on board, after all baggages are loaded, then the commercial will bring a load and trim sheet. पूरा पूरा का पूरा मेरे को 3 कार्गो होल्ड हैं, तीनों के कितना बैगेज डाला है, कितना वेट है उस कार्गो का, इसमें 10 टन डाला है, उसमें 8 टन डाला है, उसमें 6 टन डाला है, उसके बेसिस पे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं, Right. बेस्ट एलडी रेशो कैलकुलेट करते हैं, लिफ्ट ड्रैग रेशो, और उसके बाद में वो वंस द कमर्शियल ब्रिंग्स अ ट्रिम शीट, देन द कैप्टन हैज टू क्रॉस चेक द ट्रिम शीट कि कहीं पे भी ओवरलोडिंग तो नहीं हुई है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज विद इन द लिमिट्स। तो वो सब चेक करने के बाद फिर वी फाइंड आउट वी कम टू नो द एक्चुअल टेक ऑफ वेट ऑफ द एरोप्लेन, कितना पेलोड है, कितना फ्यूल है, उसके बाद में वी कैलकुलेट द स्पीड्स फॉर द अच्छा, प्रिवेलिंग कंडीशन एट द एयरपोर्ट। समझा, मतलब कि मिनिमम नॉट कितना चाहिए आपको चढ़ने हाँ। के लिए, उड़ने के लिए। तो पहले के ज़माने में हम लोग मैनुअल्स में से निकालते थे, हाँ, समझा, ये 787 में आपको कुछ नहीं करना पड़ता। राइट, उधर एक EFB होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग। वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग में आपने अहमदाबाद का वेदर डाल दिया, आपने ट्रिम शीट के फिगर्स डाल दिए कि ये भाई आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी है, फ्लैप ये रहेगा, टेक ऑफ वेट ये है, और रैम्प वो वेट सब ये बता है, देता है। सब कुछ वो उसको एंटर करते ही वो सब कैलकुलेट करके आपको पूरा दे देगा, टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा, हम्म, आपकी टेक ऑफ स्पीड्स वगैरह सब आ जाएगी, समझा, सब कुछ। ओके। सो आफ्टर दैट इज देयर देन वो उतना आगे जाने के पहले लेट्स जस्ट कम बैक, समझो अभी एक रात पहले सुबह को 7 बजे की आपकी फ्लाइट है, अज्यूमिंग के 7 बजे आपको उड़ना है एज अ पायलट, एज अ कैप्टन। तो मेरे को प्रीवियस वुड यू कॉल, जैसे आप शुरू कर रहे थे स्टार्टिंग में आपने बताया कि प्रीवियस वुड यू कॉल नाइट, आप रफली कितने बजे सोते हैं? 7 बजे की फ्लाइट के लिए एक पायलट, जैसे पैसेंजर जो होता है वो पैसेंजर यूजुअली 2 से 2.5 या 3 घंटे पहले डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर क्लास यू आर फ्लाइंग वो रिपोर्ट करता है। तो कैप्टन्स और पायलट्स कितने बजे रिपोर्ट करते हैं? मेरे को वो प्रोसीजर पूरा प्लीज एक बार वी बताइए। नॉर्मली रिपोर्ट अबाउट 1.5 hours अर्लियर। ओके, इंटरनेशनल में भी डजंट मैटर कुछ भी? हाँ, इंटरनेशनल में, डोमेस्टिक में भी रिपोर्ट मे बी अराउंड 45 मिनट्स और 1 hour बिफोर। ओके, तो इंटरनेशनल में पायलट्स हैव ओनली 2 मेन थिंग्स टू डू। आपका बैग चेक इन किया, ब्रेथ एनालाइजर किया, सीधे ऑपरेशंस में पहुंच गए। ऑपरेशंस में पहले के ज़माने में ऑपरेशन ऑफिसर, उसको बोलते थे ब्रीफिंग ऑफिसर, वो सामने टेबल के अक्रॉस बैठ के फोल्डर खोल के एक एक चीज़ की ब्रीफिंग देता था, जिसमें पायलट उसको क्वेश्चन करता था, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ही हैज़ टू आंसर। तो अब वो ज़माना नहीं है, अब वो आजकल एयरलाइंस फोल्डर बना के ले आते हैं, अच्छा, और आपको कैप्टन के हाथ में दे देते हैं। अभी कैप्टन हैज़ टू फाइंड अ सूटेबल प्लेस, और वो बैठ के फिर पेज 1 से शुरू करता है फोल्डर देखना, एंड ही हैज़ टू गो थ्रू द होल फोल्डर which takes care of your flight planning, flight navigation, weather, NOTAMs. NOTAMs are those things, you know, what notices to airmen. Okay. तो हर अभी अगर मैं अहमदाबाद से गैटविक जा रहा हूँ, तो जितने जितने देशों के ऊपर से प्लेन जाने वाला है, हर देश का नोटैम उधर फिक्स लिखा हुआ रहता है। Okay. कि मैं पाकिस्तान के ऊपर से जाऊँगा तो नो फ्लाई जोन लिखा होगा, या अफगानिस्तान पे जाऊंगा तो उधर वहाँ पे ये चीज़ नहीं काम कर रही, वो चीज़ नहीं काम कर रही, यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एयरप्लेन शुड गेट फ्रॉम द ग्राउंड आर ऑलरेडी मेंशन्ड। Got it. And NOTAMs have to be absolutely current. They are issued every 1 hour.
गॉट योर पॉइंट। अच्छा, बिकॉज अपडेटेड के कुछ भी अगर कोई स्पेस हाँ एयर स्पेस रिस्ट्रिक्टेड हो गया तो आप ये नो फ्लाई जोन का अभी भी अगर मैं लंदन भी गैटविक जा रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे लैंडिंग कौन से रनवे पे होने वाली है, कौन से रनवे पे एग्जिट टैक्सीवे से मैं एग्जिट करूंगा, वो टैक्सीवे एग्जिट करने के लिए अवेलेबल है कि नहीं। गॉट इट। अगर वो बंद है तो एटीसी विल टेल यू कंटिन्यू रोलिंग, वेकेट ऑन द नेक्स्ट राइट। अंडरस्टूड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब रहती है पायलट के माइंड में, तो इट इज इजियर टू फ्लाई द प्लेन विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। प्रिपेयर्डनेस इज मच बेटर। परफेक्ट। ओके, ग्रेट। तो ये आपको ये ब्रीफिंग मिल गई, आपने आई थिंक वो एस्पेक्ट भी समझा दिया कि व्हेन इंजीनियरिंग के जो रहते हैं वो आएंगे आपके पास, वो पूछेंगे कि आप बोर्ड करना रेडी हो गए, सो देन यू बोर्ड एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एलडी रेशियो वो सब कर दिया। अज्यूम करिए अभी ये सब अपना सब लोड वोड हो गया, नाउ अब आप कॉकपिट में हो, कॉकपिट से टैक्सीवे करके आप रनवे तक जाओगे, तो उसका प्रोसीजर क्या क्या होता है, स्पेशली इन अ ड्रीम लाइनर, वो हमें बताइए। सी नॉर्मली once cabin doors are closed, then we ask the cabin crew to arm the doors. Once the doors are armed, then whatever the position, जहाज कहाँ खड़ा है, अगर उसको पुशबैक की जरूरत है बाहर निकलने के लिए तो पुशबैक होता है। पुशबैक की जरूरत नहीं है, कई एयरपोर्ट्स पे आप इंजन स्टार्ट करके टैक्सी आउट करके निकल जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स में जहाँ एरोब्रिजेस होते हैं वहाँ पुशबैक की जरूरत होती है। राइट। तो वो पुशबैक, फिर पुशबैक के ड्यूरिंग पुशबैक वी स्टार्ट आवर इंजन्स। That is the only time we touch the fuel levers. Oh, अच्छा, so pushback के पहले you have to start. No, during the pushback. So this is a very important question because मेरे दिमाग में एक बहुत. So once the aircraft starts getting pushback, so then we are out of the congested area of the terminal building. So as soon as we leave about 20-30 feet behind, then the engineer will give you look both sides and say both engines are clear, captain you are clear to start. पहले राइट का इंजन शुरू करते हैं, फिर लेफ्ट का इंजन शुरू करते हैं। ओके, अगर सब नॉर्मल है एयरक्राफ्ट के अंदर तो। और उसके बाद इंजन स्टार्ट करने के बाद बाय द टाइम पुशबैक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में दोनों इंजन के पैरामीटर्स चेक करते हैं, सारे अपने टेक्निकल प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स चेक करते हैं कि सब नॉर्मल चल रहा है। देन वी गिव इंजीनियर को अपना इंटरकॉम पे उसको क्लियरेंस के लिए बोलते हैं कि भाई ओके यू आर फाइन, यू आर क्लियर टू डिस्कनेक्ट। तो वो वायर से हेडफोन लगा के प्लग लगा रखा होता है उसने प्लेन के अंदर इंटरकॉम का। अच्छा। प्लग निकालता है, उसका पैनल बंद करता है और वायर लेके फिर देन ही विल वॉक टू द विंग टिप। लेफ्ट कैप्टन के साइड वाले विंग टिप तक वॉक करेगा। जब तक वो विंग टिप तक नहीं पहुंच जाता, जब तक वो पीछे नहीं मुड़ेगा। जब वो विंग टिप पे पहुंच जाएगा तो फिर पीछे मुड़ेगा, कैप्टन की तरफ देखेगा, बोलेगा ऑल क्लियर। देन कैप्टन वेव्स थम्स अप एंड देन वी आस्क फॉर स्टार्टअप टैक्सी क्लियरेंस। फिर एयरक्राफ्ट को टैक्सी करके टेक ऑफ पॉइंट तक ले जाते हैं। ओके। और इसके बीच में मतलब इनसाइड द कॉकपिट क्या क्या आपको प्रिपरेशंस ये सब करनी पड़ती है टेक्निकली, या इन जनरल सेंस एक लेमैन के लिए वो समझा सकते हैं? लेमैन के लिए मैं इतना ही बता दूं कि ना जो मैन्युफैक्चरर है इसने ना हर चीज को चेकलिस्ट में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। ओके। कोई भी पायलट अगर चेकलिस्ट बराबर से करता है ना, ईमानदारी से बराबर से, नॉट इवन मिसिंग वन वर्ड, वन कॉमा और वन फुल स्टॉप, देन द चेकलिस्ट टेक्स केयर ऑफ ऑल योर सेफ्टी एस्पेक्ट्स। आपको खुद का ब्रेन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने चेकलिस्ट ईमानदारी से की है तो। राइट। सो लाइक बिफोर स्टार्ट चेकलिस्ट, then after the engines are started we have after start checklist, okay, before taxi checklist, before take off checklist. so checklist हर चीज के लिए चेकलिस्ट बनी है। वो मैन्युफैक्चरर ने बहुत सोच समझ के चेकलिस्ट बनाई है हर चीज की। हर इमरजेंसी की चेकलिस्ट है, इंजन फेल की चेकलिस्ट है, फायर की चेकलिस्ट है, प्रेशराइजेशन की, हर चीज की चेकलिस्ट है। और वो चेकलिस्ट में अगर समझ लो 50 चेकलिस्ट है, 50 में भी ज़्यादा भी हो सकती है, उसमें से केवल 4 या 5 चेकलिस्ट ऐसी होती है जो पायलट हैज टू रिमेंबर बाय हार्ट, because then there is at that moment there is no time to open the checklist. रेफर नहीं कर सकते, रेफर करने का टाइम नहीं होता है। क्या हालांकि कुछ फेलियर होता है तो स्क्रीन पे भी आ जाती है चेकलिस्ट। गॉट इट। बेस्ट पार्ट इज स्क्रीन पे आ जाती है, पर उतना भी रेफर करने का टाइम नहीं होता है फॉर फेलियर्स लाइक ड्यूअल इंजन फेलियर। 171, ड्यूअल इंजन फेलियर इज अ मेमोरी चेकलिस्ट, फायर इज अ मेमोरी चेकलिस्ट, सडन डिकम्प्रेशन, प्रेशराइजेशन फेलियर ड्यू टू स्ट्रक्चरल डैमेज। अगर प्लेन की बॉडी डैमेज हो गई है किसी कारण से
तो उसकी भी मेमोरी आइटम है बस। जैसे अभी रिसेंटली वो इंडिगो के आगे वो होल हाँ, हो गया था वो। जो श्रीनगर में जिसका हुआ था ना डैमेज, पर लकीली दे डिड नॉट लूज द प्रेशराइजेशन, बिकॉज जो नोज का जो बल्कहेड होता है ना वो अनप्रेशराइज होता है, वहां पे रेडार लगा रहता है आगे, अच्छा। तो चांस की बात है। बाकी 4-5 चीज के अलावा मेमोरी आइटम में कुछ नहीं है, पर वो 4-5 चीजों को आपको बाय हार्ट याद रहना चाहिए। नींद में भी उठा के कोई पूछेगा ना, खटक से बोलना पड़ेगा चेकलिस्ट। और एक बार आपने मेमोरी आइटम्स कर दिए, देन यू हैव इनफ टाइम टू गो टू द प्रॉपर चेकलिस्ट। गॉट इट। सेकेंडरी एक्शंस क्या क्या है करना है। तो बस फिर टेक ऑफ पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। टेक ऑफ स्पीड, टेक ऑफ is calculated either from intersection of the runway or it calculated from the beginning of the runway. Okay, meaning halfway या full way ऐसे? हाँ, टेक ऑफ, अगर टेक ऑफ रनवे समझ लो 10,000 फीट रनवे, हाँ, तो टैक्सी वे आपको लेके जाता है ऐसी जगह पे जहां से 2,000 फीट राइट में रह गया और 8,000 फीट लेफ्ट में रह गया। ओके ओके। सो नाउ इफ माय प्लेन इज लाइट and my weights are calculated for intersection takeoff, right, then I can do an intersection takeoff. Right. But if my plane is very heavy, temperatures are very high, then I need to use the full length. Extra. So I will take a right turn, go to the end of the runway, so that I use the full 10,000 feet. हाँ, because वो फिर आपके payload, passenger capacity, सब कोई factors आते हैं. A lot of factors are involved in that. Okay, okay, got it. So assume करो कि ये flight जो शायद full flight है, पेलोड विलोड जो भी जैसा भी हुआ रहेगा, टेक्निकल तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे हम आएंगे, हमारे पास भी वो इन्फॉर्मेशन है, शायद आपने भी वो पढ़ी होगी। इमेजिन कि इसने फुल रनवे यूज किया है बिकॉज फ्रॉम द दिस थिंग ऑफ इट डजंट मैटर कि फुल रनवे नहीं किया तो भी ही इज विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। परफेक्ट। फॉर द टेक ऑफ अभी आप टैक्सी वे पे पहुंच गए, अभी आपको फ्लाई करना है, तो देन व्हाट डज अ पायलट डू? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन? एंड आल्सो एटीसी के साथ क्या कन्वर्सेशन होती है, क्या अपना ये बिफोर वी एंटर द रनवे, the cabin crew informs us on intercom that our cabin ready for departure. Okay. So we said, okay, fine. Then we announce the crew at takeoff stations. Then we take ATC permission and enter the runway. Once we enter the runway, we check in the direction of the takeoff. Direction of the takeoff for wind, for birds, for any other obstruction in front of us. And then once we are settled down, even the ATC will make sure that he is also looking towards the end of the runway कि कुछ बीच में कोई और obstruction नहीं है, runway पे कोई obstruction नहीं है. And then we ask for takeoff clearance. ATC gives us takeoff clearance. Now I tell you how we take off an aeroplane. So you had during your start you had put those fuel levers, जो मीडिया सारी बात चल रही है सब पूरी दुनिया में, वो 2 फ्यूल लीवर्स को एक एक करके हमने ऑन किया था. रन और कट ऑफ पोजिशन थी, दोनों कट ऑफ में थे. पहले जब इंजन चालू किया तो मैंने राइट इंजन को रन में डाला, राइट इंजन शुरू हो गया, इंजन स्टेबलाइज हो गया. उसके बाद लेफ्ट इंजन को डाला, स्टेबलाइज हो गया. वंस दोनों इंजन स्टेबलाइज हो गए, देन वी टैक्सी आउट. ठीक है. तो नाउ टेक ऑफ पॉइंट पे आके हम आइडल पोजीशन जो होता है उससे उसको स्टेबलाइज पोजीशन में लाते हैं. तो ये पायलट्स की लैंग्वेज है स्टैंड देम अप. ओके. तो थ्रस्ट लीवर ऐसा होता है. ये आइडल पोजीशन है, इसको ऐसे कर देते हैं. ओके. सीधा कर देते हैं, स्टैंड देम अप. राइट. नाउ इट रीचेस टू अराउंड 45 to 50% N1 जो टर्बाइन रोटेशन. राइट. एट दैट स्पीड, एट दैट पावर सेटिंग, वी सी बोथ द इंजन्स आर बिहेविंग नॉर्मल. जो EGT टेम्परेचर्स है, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर्स हैं, जो N1 है, N2 है, कंप्रेसर है, टर्बाइन है, सब सारे पैरामीटर दोनों के मैच कर रहे हैं. उसके बाद कॉल आउट आती है को पायलट की या नॉन फ्लाइंग पायलट की. आई विल नॉट यूज द वर्ड कैप्टन, आई विल से पायलट फ्लाइंग, पायलट नॉट फ्लाइंग. राइट. इस केस में सबरवाल वाज पायलट नॉट फ्लाइंग. राइट. को पायलट वाज पायलट फ्लाइंग. राइट. सो देन द पायलट नॉट फ्लाइंग विल गिव यू अ कॉल आउट, सर स्टेबलाइज्ड. सो देन ही ओपन्स द पावर टू द डिजायर्ड सेटिंग. तो डिजायर्ड सेटिंग में जो थ्रस्ट लीवर आप बढ़ाते हो और उसको वहां जाके टेक ऑफ थ्रस्ट पे छोड़ देते हो, वो वहीं पर अटक जाता है. तो पैसेंजर के लिए जो सडनली ऐसा हो जाता है, सडनली जो प्लेन रोर करता हुआ एकदम करते जाता है, वो बेसिकली ड्यूरिंग दैट इज द टेक ऑफ फेज. तो उसको टेक ऑफ पावर पे लाके सेट छोड़ देते हैं. उसके बाद में अब पायलट हाथ हटा लेता है थ्रस्ट लीवर पे. अब वो केवल आगे देख रहा है, रडर से प्लेन को सेंटर लाइन पे रख रहा है और कंट्रोल कॉलम पे केवल उसका हाथ है. थ्रस्ट लीवर पे से हाथ हट गया है. तो
जब तक V1 नहीं आता, जब तक उसका हाथ थ्रस्ट लीवर पर रहता है, V1 जैसे ही कोपायलट कॉल PNF कॉल करता है कि सर V1, एंड V1 क्या होता है? V1 इज योर डिसीजन मेकिंग स्पीड, कि वेदर टू कंटिन्यू द टेक ऑफ और टू रिजेक्ट द टेक ऑफ। ओके, कि हमको रिजेक्ट को क्या बोल सकते हैं, डिसकंटिन्यू द टेक ऑफ। तो V1 कॉल आउट, suppose V1 is at 140 miles per hour, so the call out will come at 135 miles per hour, because जब तक वो कॉल आउट कंप्लीट होता है, जब तक वो स्पीड 140 पहुंच चुकी होती है। राइट। तो स्प्लिट सेकंड में आपको डिसीजन लेना है। सो 140 पे V1 आता है, तो कैप्टन अगर रिजेक्ट करना है तो थ्रस्ट लीवर बैक कर दो, प्लेन को रनवे पे रखना है, और अब जो जितना रनवे बचा उसी रनवे पे रोकना है। अब उसको फुल रिवर्सेस लेके, स्पीड ब्रेक्स लेके, ब्रेक्स लगा के, तो दैट इज कॉल्ड रिजेक्ट टेक ऑफ। नाउ अब इन दिस केस ही डिड नॉट रिजेक्ट टेक ऑफ, ही कंटिन्यूड द टेक ऑफ। सो V1 पे पायलट फ्लाइंग अपना हाथ हटा लेता है, क्योंकि अब थ्रस्ट को हाथ नहीं लगाना है, जहां है वहीं रहने दो, उड़ना है ही, मतलब अब तो प्लेन को टेक ऑफ करना ही है। तो थ्रस्ट, एंड देन V1, उसके बाद में नेक्स्ट कॉल आता है PNF का, रोटेट। वी कॉल इट VR, रोटेशन स्पीड, बट कॉल आउट इज रोटेट। तो रोटेट में देन द पायलट फ्लाइंग विल स्टार्ट पुलिंग द स्टिक बैक, वी कॉल इट कंट्रोल कॉलम। साइड स्टिक 320 में होती है। कंट्रोल कॉलम को धीरे से खींचना करता है, रोटेशन टेक्निक सिखाई जाती है कि कितने ज्यादा जोर से खींचोगे तो टेल टच हो जाएगी रनवे पे, स्लोली। हाँ, तो बहुत धीरे खींचोगे तो यू विल नॉट अचीव द करेक्ट डिजायर्ड हाइट एट द व्हेन यू फिनिश द रनवे, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड हाइट। ओके, तो एक करेक्ट रोटेशन होता है 3 डिग्रीज to 4 डिग्रीज पर सेकेंड करके, वी टेक इट टू अबाउट 16-17 डिग्रीज, सो दैट्स अ नॉर्मल टेक ऑफ। एज सून एज यू टेक ऑफ, जहां वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर होता है, एक नीडल होती है, IVSI, इंस्टेंटेनियस वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर, इट गोज लाइक दिस। जैसे प्लेन लिफ्ट ऑफ होता है, वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर नॉन न्यूट्रल होता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाए, भले ही 50 फीट दिखाए रेट ऑफ क्लाइंब या 100 फीट दिखाए, वी कॉल इट पॉजिटिव क्लाइंब। हाँ, ओके, मीनिंग वो बता रहा है कि आपका प्लेन अब क्लाइंब करने लगा है। सो द PNF विल गिव ए पॉजिटिव क्लाइंब कॉल आउट, एंड द पायलट फ्लाइंग विल से गियर अप, क्योंकि जब तक ये पॉजिटिव क्लाइंब और गियर अप बोलेगा, जब तक प्लेन 200-300 फीट तक आ चुका होता है। सो द व्हील्स को अंदर आने के लिए भी जगह चाहिए। बहुत जल्दी कर दोगे ऊपर तो जमीन पे घसीटेंगे ऐसे, तो उनको 50-100 फीट का गैप चाहिए जो व्हील्स ताकि ऊपर आना शुरू हो जाए। उस पॉजिटिव क्लाइंब गियर अप के अलावा और कुछ नहीं करना पड़ता है टेक ऑफ में। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी डन बाय पायलट्स। After that, if any emergency happens, up to 400 feet, we don't do anything. No action till 400 feet. अब इस अहमदाबाद केस में everybody is talking about 625 feet. The elevation of Ahmedabad is 180 feet. Actually, plane had reached only 425 feet. It had not reached 625 feet. So to reach at 400 feet, 200 feet also plays a lot of critical times में। तो आप कह रहे हैं कि इसके वजह से शायद उन्होंने गियर अप नहीं किया होगा? नहीं, गियर अप क्यों नहीं किया, ये डाउट पूरा CVR आने के बाद ही पता चलेगा। Got your point. अगर पूरा CVR, इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप वन लाइन, फ्यूल काटा क्या, नहीं मैंने नहीं काटा, why are you giving only one line? Give the bloody whole full CVR conversation, right? हाँ, 787 का CVR रिकॉर्ड करता है 2 घंटे, लास्ट 2 hours ऑफ द क्रैश। इस केस में तो मुश्किल से 25-30 मिनट भी नहीं होंगे इंजन स्टार्ट से लेके क्रैश होने तक। अगर वो पूरा टेक ऑफ रन का कॉल आउट्स आते। नाउ द सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन CVR इज nobody is talking about is the pilot not flying job is to monitor instruments. The pilot flying's job is to fly the plane and look out. Both pilots cannot be head down, never ever. One pilot has to fly, one pilot has to keep his head up. That is standard protocol, designated workload. Okay. तो इस केस में अगर समझ लो दोनों इंजन फेल हो गए, फ्यूल लीवर की पोजीशन को भूल जाओ,
फ्यूल लीवर की पोजीशन कहीं भी हो, इंजन टेक ऑफ किया है तो रन पे ही था, इसका मतलब जहाज टेक ऑफ ही नहीं करता अगर रन पे नहीं होता। राइट। टेक ऑफ के बाद पायलट नॉट फ्लाइंग है, उसका स्टैंडर्ड वर्कलोड इज इंजन 2 फेल्ड, इंजन 1 फेल्ड, both engine failed. This call out has to be there in CVR. Once this call out is there, the case mystery is solved. भाई आप ये दोनों इंजन फेल हुए कि नहीं हुए एक साथ, यही तो पूरे इन्वेस्टिगेशन यही करना चाह रहा है ना। उसके बाद अज्यूमिंग कि दोनों इंजन फेल हो गए फॉर वट एवर रीजन्स, वेदर देयर वाज अ मैलफंक्शन विद द फ्यूल लीवर सोलोनाइड्स कि वो रन से कट ऑफ पोजीशन में स्लाइड कर गए नीचे, which can never happen because they are magnetically locked in that position. हाँ, मेरा वो सवाल था एक्चुअली। हाँ, तो when you want to cut off the fuel lever, you have to manually and intentionally lift it and bring it down. It's not too much, but there is a catch. If I cannot just push it down, it will not go down. I have to lift it and bring it down. But 2018 का वो जो बुलेटिन आया था जो उनका बोइंग का, that they are saying that it was not a mandatory circular. It was not a directive, it was a... So most of the airlines, when circulars are not mandatory, they try to delay it or avoid it and just inform the pilots. ऐसा कभी हो सकता है कि मतलब what do you call वो प्रॉपर है बट उसको जब भी शायद what do you call ऊपर के पोजीशन में which is रन पोजीशन में रखा होगा तो because of some loose mechanism it could have fallen down? नहीं होता है, ऐसा सब चीजें नहीं हो सकती। एक और बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है बट एंड व्हाटएवर मीडिया ने जो वीडियोस दिखाए हैं, इट वाज अ वेरी स्मूथ टेक ऑफ। देयर वाज स्टैंडर्ड टेक ऑफ, देयर वर नो एक्सेसिव एनी वाइब्रेशन और एनीथिंग कि जहाँ पे मैग्नेटिक लॉक आपका फ्यूल लीवर का खराब हो गया है और वो वाइब्रेशन के कारण नीचे गिर गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। एक बहुत ही मतलब स्टूपिड क्वेश्चन है बट थोड़ा लॉजिक के हिसाब से जब मैं सोचता हूँ, लाइक जैसे आपने बोला और ये मेरा क्वेश्चन था जब भी आपने बोला कि इंजन जब भी आप रन पोजीशन में डालते हो, लाइक व्हेन यू आर पुशिंग बैक, कमिंग बैक टू दैट एस्पेक्ट, तो पीछे आप वोडियो का भी टैक्सी आउट कर रहे हो तभी आप बेसिकली उसको रन पोजीशन में डालते हो। ऐसा होने का कोई भी बाय एनी चांस हो सकता है कि वो बेसिकली कट ऑफ पोजीशन में स्टार्टिंग से है, लाइक एंड अगेन जस्ट लॉजिक मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ, इज लाइक लॉट ऑफ टाइम्स अपनी गाड़ियाँ जो होती है राइट, उसमें गाड़ी रिजर्व में आ जाती है और रिजर्व में आने के बाद भी फ्यूल लाइन जो पूरी होती है, अपनी फ्यूल पंप जो होती है, उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ फ्यूल व्हिच इज स्टिल देयर इन दैट सिस्टम, तो वो आपको फिर भी पावर करता है इंजन फॉर फ्यू मोर किलोमीटर्स। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि वो कट ऑफ पोजीशन में थी बट ऑलरेडी फ्यूल पाइपलाइन में जो रहेगा उसके वजह से इंजन रनिंग नहीं होता? कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल चांस, इम्पॉसिबल। ओके, बिकॉज फ्यूल कट ऑफ लाइन, फ्यूल जो फ्यूल लीवर की जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो एक वॉल्व है फ्यूल लाइन में, वो इनलाइन रहता है जब रन पोजीशन में रहता है, ओके, और जब उसको कट ऑफ में डालते हैं तो वो ब्लॉक कर देता है लाइन को, पूरी बंद कर, तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं मतलब। तो जो फ्यूल जा चुका है ना उस तरफ, वो इंजन यूज कर चुका है। अच्छा, और जब इंजन बंद भी करते हैं ना जब हम, तो थोड़ी देर तक रोटेट करता रहता है, वो डीस्पूलिंग, वो फ्यूल जो एक्स्ट्रा फ्यूल पाइपलाइन में था उसके कारण इंजन चलता रहता थोड़ी देर तक। गॉट योर पॉइंट। दैट इज व्हाई वी डोंट अलाउ पीपल टू कम क्लोज टू द इंजन व्हेन वी आर स्विचिंग ऑफ द इंजन आल्सो, कि लेट इट कम टू एब्सोल्यूट स्टेशनरी पोजीशन। ये स्पूलिंग जो आप बोल रहे हो ये काफी इंटरेस्टिंग है, शायद दर्शकों को भी समझाए तो एक ये वाले भी जो नॉर्मल आप जब भी उड़ाते भी हैं प्लेन, तो आपको व्हाट डू यू कॉल इंजन चल रहा है और जब भी स्पूल आता है तो इमीडिएटली एक पायलट को फटाक से समझ में आ जाता है द डिफरेंस? यस, हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस? एंड वो जरा विद सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इवन इफ आई एम नॉट लुकिंग एट द कॉकपिट, विद द नॉइज ऑफ द इंजन, इंजन की आवाज से मुझे मालूम पड़ जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग, कि ये इंजन बराबर इस पावर सेटिंग पे ये इंजन की नॉइज ठीक नहीं है। अगर ये सीवीआर का पूरा रीड आउट बाहर आ जाएगा, जो कि सीवीआर डीएफडीआर को एक खरोंच भी नहीं लगी है, क्योंकि वो टेल में होता है, इस जहाज की टेल को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था, तो कोई ये नहीं कह सकता कि है ना सीवीआर डैमेज हो गया था, डीएफडीआर डैमेज हो गया था, इसकी रीडिंग्स इरेज हो गई या इसकी रीडिंग रीडेबल नहीं है, ऐसा बोलना बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है। तो इसमें अगर ये पूरा सीवीआर रीड आउट दे देते हैं, उसमें उसी वक्त कॉल आउट आ जाएगा बोथ इंजन फेल्ड का,
इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद ये सब, अब आप कह रहे हो 9,000 घंटे, तो दैट्स नॉट टू लेस एंड दैट्स नॉट ए लॉट ऑल्सो, बट इतना एक्सपीरियंस है कि कॉल आउट्स तो, स्टैंडर्ड कॉल आउट्स तो बहुत जरूरी है। डीजीसीए स्टैंडर्ड कॉल आउट्स के लिए पायलट्स पर लाइसेंस सस्पेंड कर देती है, यू आर नॉट गिविंग स्टैंडर्ड कॉल आउट्स। अगर टेक ऑफ में मेरी स्पीड, रोटेशन स्पीड समझ लो 170 होनी चाहिए थी या 180 होनी चाहिए थी, और अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ, मेरी स्पीड 5 नॉट्स लेस है, सो इट्स ए कॉल आउट, कैप्टन वॉच योर स्पीड। ये कॉल आउट आपका को पायलट करता पीएनएफ है करता है, एटीसी? नहीं, दोनों पायलट में से एक, मैंने आपको बताया, एक पायलट फ्लाइंग होता है, एक जी। पायलट नॉट फ्लाइंग। अच्छा, पीएनएफ इज पायलट नॉट फ्लाइंग। हाँ। ओके, हाँ, पायलट नॉट फ्लाइंग जॉब इज टू मॉनिटर ठीक है, कि and आपकी call and continuously call out, राइट, because pilot flying is looking out and handling the plane. समझा। So on ground we have this system of calling captain, first officer, but in air it is pilot. Even the Boeing manual in simulator training talks about pilot flying and pilot not flying. समझा, हाँ। It doesn't say कि captain's call हाँ। out, captain's workload is this, co-pilot's workload. No, दोनों सेम करते हैं काम, तो दोनों का सेम, दोनों का कंट्रोल्स तो सेम है, दोनों बरोबर। बोथ पैनल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। गॉट योर पॉइंट, ओके। बट एज पर जो कॉन्वर्सेशन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे, तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे थोड़ा आने से पहले एक खाली मेरे सवाल मुझे पूछना है आपको कि टेक्नोलॉजी वाइज, मतलब वुड यू कॉल ड्रीमलाइनर जो है, जैसे आप पहले भी बोल रहे थे, कितना मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, कि मतलब प्रैक्टिकली वुड यू कॉल ये सब सॉल्व खुद करता है, फ्लाई बाय वायर जैसे हम कहते हैं, टेक्नोलॉजी जो भी लाइक ऑलमोस्ट 2 डेकेड से पड़ी है इंडस्ट्री में है, तो इट इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट, राइट, जहाँ पे पायलट की भी हाउ वुड आई से कि लाइफ काफी इजी कर देता है टू फ्लाई इट एंड स्टफ लाइक दैट, एब्सोल्युटली, है ना, मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं है, ऑल मॉडर्न एरोप्लेन्स आर पायलट फ्रेंडली, but the pilot must have enough knowledge to understand what the plane is doing. ऑफ कोर्स, For that there is ट्रेनिंग होती है, training, personal hard work, lot of input by the individuals. There's a lot of hard work. It's not a easy thing. इतना आसान नहीं है पायलट का काम करना। हर रोज पढ़ना पड़ता है, हर रोज अपने आप को करंट रखना पड़ता है, हर रोज आप, हर 6 महीने में आपका मेडिकल होता है, हर 6 महीने में आपका लाइसेंस रिन्यूअल चेक होता है, हर 6 महीने में आपका रूट चेक होता है। तो इट्स पायलट जॉब इज नॉट कि एक बार आपने सीए कर लिया या मेडिकल कर लिया तो डॉक्टर बन गए, तो डॉक्टर बन गए, नहीं। एवरी डे इज ए न्यू डे, एवरी फ्लाइट इज ए न्यू फ्लाइट, कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड लर्निंग इज नेवर स्टॉप्स। समझा, ओके। ये मतलब वुड यू कॉल जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जो भी उनका कॉन्वर्सेशन भी अभी तक जो आया है, वो कॉन्वर्सेशन में क्लियरली जो एक पायलट दूसरे पायलट को बोल रहा है कि आपने क्यों कट ऑफ कर दिए इंजन, तो दूसरा पायलट बेसिकली बोल रहा है कि मैंने नहीं किया, तो ये कैसे फिर पॉसिबल हो सकता है? बिकॉज सी, जब तक आप सीवीआर नहीं सुनोगे, आप इन एक्शंस को कोरिलेट नहीं कर पाओगे, और जब तक ये सीवीआर और एक्शंस, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये जो बोइंग के इंजन होते हैं, इनका डाटा डायरेक्टली बोइंग कंपनी में जाता है। All the Boeing 787s, 777s which are flying in the world, their data is directly monitored by Boeing company. Not physically monitored, but it's recorded. Say they know exactly इस इंसिडेंट में ये दोनों इंजन कितनी देर तक कितना पावर मेंटेन कर रहे थे, कितने हाइट पे जाके इनका पावर लॉस हुआ। तो इट इज नॉट दैट कि केवल डीएफडीआर ही बताएगा, डीएफडीआर तो सब बताएगा ही बताएगा। इवन द बोइंग नोज की ये इंजन में क्या प्रॉब्लम आई थी। Of course they have to dig it out, but they have the record. तो ये इतने हाईटेक इंजन हैं, दोनों इंजन फेल हुए, assuming let's assume both engines are failed. So what is the pilot? You are saying fail मतलब failure because of technical error, not because of cutoff. हाँ. Okay. I am talking about, let's assume a condition. There are a lot of situations which we don't know. हाँ, जी के इंजन से ये, हाँ, जी is a very it's reliable engine. Yes, yes. तो सब assuming in first scenario both engines failed, your fuel levers are in run position. कुछ नहीं किया पायलट ने, दोनों इंजन फेल हो गए 400 फीट पे जाके, 400 फीट AGL, अबव ग्राउंड लेवल।
as soon as both engines failed, pilot knows that there is no altitude. Height तो है नहीं मेरे पास. First action is both thrust levers to idle, fuel lever off one by one, fuel lever cut off, and fuel lever run. That is the action to relight. तो इसमें रिलाइट में जब एयर में जब इंजन को रिलाइट करते हैं तो ग्राउंड पे है ना, सपोज देर आर 50 इग्नाइटर्स इन द इंजन, तो ग्राउंड पे केवल 10 या 15 इग्नाइटर्स चलते हैं इंजन को स्टार्ट करने के लिए, बट एयर में सारे के सारे इग्नाइटर्स चालू हो जाते हैं बिकॉज दे आर इन अ हरी टू स्टार्ट द इंजन. उनको पता है कि हवे में अभी. हाँ, सो व्हेन यू डू दैट एक्शन, you put it off and then put it to run, then put it off and put it to run, right, and the engine takes about anywhere between 7 to 12 seconds to get back to idle position. बिकॉज जो रिपोर्ट भी है, और दर्शकों को भी बता दूं कि हम ये लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में कि आप अगर आपको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देखनी है तो आप देख सकते हैं. बट वही जो वन ऑफ द पायलट्स ने एक्चुअली वो ट्राई भी किया, बट अपेरेंटली वो रीइग्नाइट नहीं हुआ, या इतना टाइम नहीं हुआ बिकॉज एक फिर इंजन था उसमें से वो रीइग्नाइट होना शुरू हुआ, और दूसरा वाला जो है एज पर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वो एग्जैक्टली सेम लेवल ऑफ थ्रस्ट या सेम लेवल ऑफ बताना. इंजन जब बंद हो जाता है तो उसको आइडल पोजीशन पे इंजन समझ लो रिलाइट हो गया. रिलाइट होने के बाद इंजन N1 N2 जो इंडिकेटर्स हैं दे स्टार्ट कमिंग अप. तो स्टेबलाइज पोजीशन पे आने के लिए दे टेक अबाउट 7 to 11 सेकेंड्स. इनके पास कहाँ था टाइम? 25 सेकंड तो टोटल था. हाँ. इनके पास तो टाइम ही नहीं था. अगर इंजन रिलाइट भी हो जाते और ये कमर लो 2000 फीट पे होते या 1500 फीट पे होते, शायद ये सिंक करते करते निकल जाते, क्योंकि जब तक इंजन आइडल पे नहीं आएंगे रिलाइट होने के बाद, जब तक आप उनको पावर पुश नहीं कर सकते. I cannot keep my thrust levers at takeoff power and try to start the engines. It will never start. I have to bring the thrust levers to idle position and then restart the engines. ये बट ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पे बेसिकली जैसे लाइक फॉर एग्जांपल जैसे चेकलिस्ट आपकी होती है, तो से फॉर एग्जांपल अगर आप और मैं फ्लाई कर रहे हैं तो आप बेसिकली कुछ बोलेंगे, मैं कॉल आउट करूंगा कि ये, तो वैसे थ्रस्ट लीवर्स का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो डबल चेक करना होता है कि कट ऑफ में जाने पहले मिड फ्लाइट में? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है. नहीं, ये कट ऑफ मैं बता दो रहा हूँ आपको. ये जो फ्यूल लीवर कट स्विचेस हैं जी, नहीं उसको कट ऑफ करने के पहले कुछ ऐसा चेकलिस्ट के उसको हाथ लगाना ही नहीं है. एक बार अहमदाबाद से मैंने इंजन स्टार्ट कर लिए, उसको कट ऑफ से रन पे डाल दिया, इंजन स्टार्ट हो गया. उसके बाद मैं गैटविक में जाके जहाज को पार्क करने के बाद उसको कट ऑफ पे डालूंगा. उस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट आई हैव नथिंग टू डू विद दैट फ्यूल कट ऑफ स्विचेस. कुछ लेना देना ही नहीं, उसको देखते भी नहीं है. राइट. नहीं, मैं एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिनेरियो, कैसे जैसे बहुत सारी चीजें रिकन्फर्म होती है पायलट्स के बीच में, कि जैसे आपने बोला थ्रस्ट एट दिस मच, तो कॉल करते हैं तो बोलते हैं यस मे बी से, सो वैसे हर चीज रिकन्फर्म होती है. ओके ग्रेट. हर चीज. हाँ, तो ये मतलब सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने बाय मिस्टेक समझो कि अगर पैनिक में कट ऑफ कर दिया तो नहीं होता. तो मैं आपको बताऊं, एक जो कट ऑफ का जो सीक्वेंस होता है, एक्शन पायलट एक्शंस क्या होता है. राइट. सो सपोज assuming I am not at 400 feet, I am at 10,000 feet. Engines have failed. One engine has failed. So pilot not flying will say right engine failed. So I'll look at my parameters and realize that right engine has failed. First I have to identify which engine has failed. ऐसा ना हो कि मैंने इसने गलत कॉल आउट दे दिया और मैंने जो फेल हुआ था वो तो फेल हो गया और मेरा जो अच्छा इंजन था उसको भी मैंने काट दिया. To avoid that situation, you are always command and response. So once I identify that my right engine has failed, what he is saying is correct, then I will announce, I will not do it. I will say, put right thrust lever to idle. So he will put his hand on the right thrust lever and says, Captain, right thrust lever. Then he will bring it. Then I will say idle. Then he will bring it to idle. Then he says, sir, fuel cut off switch cut off, confirm. So I'll say confirm, right fuel switch cut off. Everything is response and challenge.
अपने मर्जी से कुछ नहीं करते। कि मतलब गलती ना हो जाए। हाँ, क्योंकि एक बार आपने उस स्विच को ऑफ कर दिया और लाइव इंजन को बंद कर दिया तो दोनों इंजन हो गए। हाँ, और फिर शुरू नहीं हुआ तो इट्स कैटास्ट्रोफी। शुरू नहीं होगा प्रोबेबिलिटी, अगर डैमेज हुआ है तो शुरू नहीं होता है। अच्छा, अगर डैमेज नहीं हुआ कोई और रीजन से, कंप्यूटर रीजन से या किसी भी और रीजन से अगर इंजन फेल हुआ है तो रिलाइट हो जाता है। ओके। ये जनरली मतलब ये भी सवाल था मेरा कि अगर कोई इंजन जैसे कट ऑफ होते हैं तो मतलब यूजुअली इफ इन नॉर्मल इंजन, जैसे ये इंजन में पहले इनिशियली उन लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बर्ड हिट ये सब था, बट ऑफ कोर्स द एनवायरनमेंट वाज क्लियर, एवरीबॉडी इन द वीडियोस आल्सो ऐसे दिखे नहीं कोई बर्ड्स है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर engines relight भी करते हैं तो it's not necessary always even a good engine which has been cut off तो वो फिर reignite हो, इट कैन रिलाइट, but not necessary it will. हाँ, there is no guarantee. Okay. There is no guarantee that engine will relight, because I told you we don't know what has happened to the engine. If there is any damage inside the engine to the turbines or the compressor, then it will not relight. Got it. और ये जो रैट जो डिप्लॉय होता है, रैट और इंजन के बीच में बेसिकली क्या कनेक्शन है? रैट और इंजन के बीच में कनेक्शन कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिकल पावर से कनेक्टेड है रैट। ओके। सो व्हेन यू टेक ऑफ, बिफोर टेक ऑफ यू स्विच ऑफ द एपीयू, ऑक्सिलरी पावर यूनिट जो टेल में होता है, उसका काम है ग्राउंड पे जब इंजन बंद रहते हैं पूरे जहाज को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना। राइट। तो अब आफ्टर मेरे दोनों इंजन शुरू हो चुके हैं तब मुझे एपीयू की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों इंजन पावर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोनों इंजन से आ रहा है मुझे। तो हम लोग एपीयू को शट डाउन कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। अब क्या होता है कि जब इस कंडीशन में जब दोनों इंजन फेल हो गए तो इंजन के जो जनरेटर्स होते हैं वो इंजन से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे इंजन फेल हुए तो जनरेटर बंद हो गए, जनरेटर बंद हो गए तो एयरक्राफ्ट में पावर सप्लाई खत्म हो गया। जैसे ही पावर सप्लाई खत्म हुआ कंप्यूटर सेंस किया कि अरे पावर कहाँ गया, उसने एपीयू को ऑटो रिस्टार्ट के लिए इंस्ट्रक्शन दिया। एपीयू और रैट को एपीयू तो स्विच ऑफ था, अब पावर सप्लाई कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे आएंगे, तो उसके लिए वो ऑटोमेटिकली रैट को डिप्लॉय कर देता है। तो रैट ऐसे नीचे गिरता है, प्रोपेलर लगा रहता है, प्रोपेलर घूमना शुरू करता है और उसको मिनिमम आई एम नॉट श्योर 120 नॉट्स की स्पीड की मिनिमम स्पीड चाहिए, देन इट कैन प्रोड्यूस इनफ पावर टू इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर द होल एरोप्लेन। गॉट इट। तो इस केस में तो उसकी स्पीड 170-180 के आसपास थी। तो रैट डिप्लॉय हो गया और रैट ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी। रैट डिप्लॉय का मतलब ही दोनों इंजन फेल है, वरना रैट डिप्लॉय होता ही नहीं है। मेरे पूरे करियर में 34 इयर्स के करियर में मैंने कभी रैट डिप्लॉय होते हुए नहीं देखा है। रैट डिप्लॉय केवल हम लोग सिमुलेटर में प्रैक्टिस के लिए करते हैं, ताकि रियल लाइफ में कभी 1 in a trillion 1 in a million अगर केस होता है जैसे कि ये हुआ है तो यू नो कि व्हाट हैपेंस। हाउ ऑफन, मतलब आपके एक्सपीरियंस में या इवन इन सिमुलेशन एज वेल, ऐसे सिचुएशंस कभी आपने प्रैक्टिस की है जहाँ पे बोथ डुअल इंजन फेलियर होते हैं और क्या प्रोसीजर होता है? देयर इज ए चेकलिस्ट आल्सो गिवन बाय बोइंग कंपनी ओके एंड एयरबस कंपनी। ओके। चेकलिस्ट क्यों दी है? क्योंकि देयर आर चांसेस ऑफ डुअल इंजन फेलियर, बट उसमें एक कैच है, वो चेकलिस्ट दी है इन फ्लाइट डुअल इंजन फेलियर, नॉट व्हाइल टेक ऑफ और लैंडिंग। नहीं। अब जैसे इंडोनेशिया है, यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं, वो आइसलैंड में हुए थे, हम जब फ्लाइंग इन दैट एरिया तो वॉल्केनिक ऐश मिक्स हो जाती है एटमॉस्फेयर के साथ, इंजन्स कैन फेल बिकॉज ऑफ दैट। राइट। सो देन वी हैव टू रीस्टार्ट बोथ इंजन्स, ड्यूअल इंजन फेलियर हो जाता है। तो ड्यूअल इंजन फेलियर इन टेक ऑफ तो मेरे आई थिंक सेंचुरी में पहला होगा ये। It is impossible. But failure also they are But saying then it is a because of failure. cutoff हुआ है। Ultimately it has failed. बट माने या ना माने, मतलब रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये टेक्निकली इट्स अ ह्यूमन एरर एज पर व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज़ कट ऑफ पे डाला है। नहीं, कॉन्वर्सेशन भी ह्यूमन एरर का तो एस्पेक्ट है ही नहीं बिल्कुल। रियली? ह्यूमन एरर कहाँ से हो गई? 400 फीट पे मेरा इंजन फेल हो गया, अब मैं उसको रिलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास मुश्किल से 6-7 सेकंड बचे हैं,
इसको यूं करता रहूंगा कि प्लेन को आगे देख के लैंड करने की कोशिश करूंगा, जो भी अच्छी से अच्छी जगह मिल जाए। नहीं, व्हाट आई मेंट वाज कि इंजन फेलियर का जो रीजन जो वो कह रहे हैं, इट्स बिकॉज कि वो कट ऑफ पे चले गया था या कट ऑफ पे डाल दिया गया है। वैसे कट ऑफ पे अगर डाला है तो रिलाइट करने के लिए डाला होगा, क्योंकि एक इंजन आप खुद ही बोल रहे हो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कि रिवाइव हो गया था, होने लगा था, इज व्हाट द रिपोर्ट। तो इसका मतलब वो दोनों इंजन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैंने प्रोसीजर क्या है फिर से बताता हूँ आपको। सपोज बोथ इंजन आर फेल्ड, माई स्विच वॉज इन रन, नाउ आई थ्रस्ट लीवर आइडल, पुट बोथ स्विचेस टू कट ऑफ वन बाय वन, नॉट टुगेदर। एक ही हाथ यूज करना है, दोनों हाथ नहीं। अभी मैंने इसको कट ऑफ पे डाला एंड यू जस्ट से 1 2, पुट इट बैक टू रन, सेकेंड ऑल्सो पुट इट बैक टू रन, देन वी वेट एंड वॉच द पैरामीटर्स कि इंजन रिलाइट हो रहा है कि नहीं। और अगर कुछ सेकंड तक इंजन रिलाइट जरा से भी, इफ यू सी नो लाइफ, कोई भी जरा से भी जान नहीं दिखा रही नीडल्स, तो फिर से कट ऑफ करते हैं, फिर से ऑन करते हैं। सो इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द एरोप्लेन। इस कंडीशन, इस केस में तो सिचुएशन वाज द मोस्ट डेंजरसली प्लेस्ड। टेक ऑफ में हुआ है, तो उसने अगर एक दो बार भी किया होगा तो एक इंजन जैसे रिलाइट हुआ उसने बोला नहीं लेफ्ट हो गया होगा, तो राइट को करने के चक्कर में वो राइट कट ऑफ में रह गया। सो दैट इज इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी फॉर व्हाई बोथ इंजन्स फेल्ड, नॉट कि द कट ऑफ में है कि रन में है। कट ऑफ में रन में तो वो पूछा, मैं आई एम फ्लाइंग द प्लेन, आई एम सेइंग कट ऑफ पे डाला। सी लॉट ऑफ पीपल, हर देश में है ना, लोकल इमरजेंसी होती है तो इंसान अपने इंस्टिंक्ट से लोकल लैंग्वेज पे आ जाता है, इंग्लिश को छोड़ के अपनी अपनी लैंग्वेजेस में आ जाते हैं लोग, फ्रेंच में आ जाते हैं, इटालियन में आ जाते हैं, जर्मन में आ जाते हैं। सो इंडियंस की भी अपनी भी एक आदत है कि लास्ट मिनट पे मुंह से लास्ट फ्यू वर्ड्स हिंदी के ही निकलेंगे। तो दैट इज व्हाट मस्ट हैपन कि कट ऑफ पे डाला कि नहीं, मैंने नहीं डाला। पर अगेन आई एम टेलिंग यू, फुल सीवीआर रीड आउट आ जाएगा, पूरा पानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। गॉट इट। आपके और अगर फुल सीवीआर रीड आउट नहीं आता है, so this investigation will never be over. If all the agencies are serious about finding out, giving justice to the relatives of the crashed passengers of the flight, they have to come out with live audio CVR readout, not लिखा हुआ कि ये फिर जैसे आप वो करते हो, मीडिया वाले करते हैं ना, पॉलिटिशियंस के साथ, इसके साथ, उसके साथ हिडन कैमरा, हिडन क्या बोलते हैं उसको, यू मीन रिकॉर्डिंग जो रहेगी। हाँ। सो उस सीवीआर की ऑडियो आप मीडिया में चला दो ना, क्या प्रॉब्लम है? एवरीबडी वांट्स अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, राइट? एयर इंडिया वांट्स अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री वांट्स अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, we citizens of India, we want to know exactly what happened. ऑडियो चला दो, सब कुछ पानी हो जाएगा, क्लियर। Got it. Everything will be related, all the CVR conversation will be correlated to the aircraft. At what stage what happened, at what stage captain said this, at what stage co-pilot ने क्या response किया, call out, both engines failed का call out दिया था कि नहीं दिया था। अगर 400 फीट पे कॉल आउट आया था कि बोथ इंजन्स फेल्ड, तो उसके बाद तो इंक्वायरी खत्म हो गई। भाई बोथ इंजन्स फेल्ड का कॉल आउट क्यों देगा कैप्टन या पीएनएफ? तो फिर खत्म, फिर क्या, फिर देयर इज नथिंग टू इन्वेस्टिगेट ना, बोथ इंजन्स फेल्ड, somebody has to take the blame for it. Got it. But putting the pilot, putting everything on the pilot just because he is dead, he is not there to defend himself, वो तो एक पुरानी एविएशन में वो है, परंपरा है, बिकॉज बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। राइट। आपके एक्सपीरियंस में ऑफ 34 इयर्स ऑफ फ्लाइंग, सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन आपने क्या देखा है व्हाइल फ्लाइंग? Yeah, I have lot of incidents in my file. एक दो बता सकते हैं? बहुत सारे। I had
स्ट्रक्चरल फेलियर, कार्गो डोक और रिब डोक। नहीं तो एक पूरा इंसिडेंट ऐसे एक दो इंसिडेंट बताइए जो आपके हिसाब से सबसे एकदम है, एक एक करके, एक पहले बताइए कि क्या हुआ था और एक दूसरा क्या हुआ था। मैं जा रहा था मुंबई से कलकत्ता, हम्म सुबह 6 साढ़े 6 बजे की डिपार्चर थी और आई वॉज फ्लाइंग एयरबस 300 B4 वर्जन होता था, वो भी उसकी भी कैपेसिटी करीब 300 पैसेंजर्स थी और उसमें कैप्टन, मैं कैप्टन था, मेरा को पायलट और एक फ्लाइट इंजीनियर भी होता था। तो उस फ्लाइट में काफ़ी सारे VIPs भी थे, सुनील दत्त भी था हमारे फ्लाइट में। तो बॉम्बे से टेक ऑफ किया एंड एट अबाउट वी क्लाइम स्ट्रेट रनवे 27 से एंड देन एट 1700 फीट पे वी टेक ए राइट टर्न और लेफ्ट टर्न। दैट इज द प्रोसीजर गिवन बाय बॉम्बे departure procedure given by all Mumbai. All airports have their own departure procedures. So 1700 feet पे when I took a right turn, there was a big explosion, very big explosion. The whole aircraft started vibrating. बहुत जोर से इतना जोर से वाइब्रेशन होने लगा और हमको पैरामीटर्स ही नहीं देख पा रहे थे, हम हेडसेट भी निकल के गिर गए, पैरामीटर्स ही नहीं देख पा रहे थे. With great difficulty, I identified कि which engine is giving this vibration, and then I realized कि right engine उसकी EGD सीधा 1000 क्रॉस कर चुकी है, रेड में जा चुकी है. तो I brought thrust lever back, right engine का. I told my co-pilot thrust lever right engine को idle पे ला. उसको लाया तो vibration 100% से 25% रह गए. Then we were able to identify everything. In the meantime, now this Airbus 300 is not a high-tech aeroplane. It's a semi-automatic. तभी के टाइम पे. So here जैसे राइट इंजन फेल हुआ, the aircraft swings to the right. Right. I'm already in a right turn. और जा रहे हैं. I'm in a right turn and the right engine has failed. So this left engine is pushing the aeroplane like this. The right engine is dragging the aeroplane like that. The aircraft is going into a steeper bank angle. Yes. And with my left rudder, I am trying to hold the aircraft from letting it go into a steep turn. So anyway, we controlled it, and it was a very good crew coordination. Switched off the engine, the vibration stopped. We are fully overweight, but I declared emergency, and then we came and landed on runway Bombay runway 27. And so it was a big incident. Then there was one more incident in Mumbai where it sounded very small, but it created a big havoc in media. I took off from Bombay 27, and while retracting my flaps, the flaps got the slats are the वो होते हैं जो विंग के आगे होते हैं, ऐसे निकलते हैं, right. और फ्लैप्स जो होते हैं वो इनके पीछे निकलते हैं. Right. तो मेरे स्लैट्स अटक गए. They were not going inside. So the speed limit is 220 miles per hour. Now I cannot go from Bombay to Calcutta at 220 miles per hour. When your normal speed is almost 500 miles per hour. Right. And you don't have fuel also. And with slats, you have speed restriction as well as height restriction. So we decided that I will discontinue this flight and go back and land into Mumbai. So luckily, Airbus 300 pe B4 mein, we have a version where we had jettison system, fuel jettison system. So we took permission from ATC Mumbai, and he said go over the sea, climb to 5,000 feet, so that when you throw fuel, it should get vaporized. It should not come down to the air के साथ में vaporize हो जाना चाहिए. Right. और कोई फ्लेम में भी नहीं हो नीचे कहीं आसपास. तो सी के ऊपर भेज देते हैं करीब 25-30 miles, 5,000 feet. तो जेटिसन सिस्टम ऑन किया, फ्यूल हमने वेट, प्लेन का वेट डंप करना शुरू किया. जब हमारा लैंडिंग वेट आने लगा तो आई टोल्ड माय इंजीनियर, बंद करो जेटिसन सिस्टम, वॉल बंद करो. तो एक लेफ्ट वॉल होता है, एक राइट वॉल होता है. उसने बंद किया. मेरे को बोलते सर वॉल बंद नहीं हो रहे. मैंने क्यों नहीं हो रहे? तो बैकअप सिस्टम होता है, प्राइमरी सिस्टम है, सेकेंडरी सिस्टम है. सेकेंडरी यूज कर. सेकेंडरी तो स्विच फ्री हो गया है. मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग? हाँ सर जेटिसनिंग रुक नहीं रही अब. मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं, वी विल गेट इनटू अ सिचुएशन वेयर वी रन आउट ऑफ फ्यूल. I was just gonna because the fuel gushing out. Passengers were panicking. They were seeing so much of fuel coming out of the wings. So then I had to declare emergency again. So we declared emergency in Mumbai. So I told Mumbai, I said I'm coming in, and a lot of fuel is gushing out of my wings.
So make sure that no aircrafts are near the runway Right. with engines running or any other flammable things. And I want all fire trucks and I want foam on the runway. तो जब तक जैसे ओके कैप्टन देयर आर फ्यू एयरक्राफ्ट्स व्हिच आर कमिंग, जल्दी आ रहे हैं आपके आगे, मैंने कहा उनको लैंड करा दो, फिर मैं एक बार लैंड करूंगा तो एयरपोर्ट बंद हो जाएगा। Hmm. फिर हम लोग आके लैंड किए, पूरा रनवे पर फ्यूल से भर गया था, पूरा रनवे। और रनवे पे ही जैसे ही रोक के इमीडिएटली मैंने इंजन बंद कर दिए। क्योंकि इंजन में भी तो एग्जॉस्ट में टेम्परेचर वेरी हाई, Right. पेट्रोल रोड पे गिरा, It can हाँ। ignite. तो देन एवरीथिंग हैपेंड सेफली। हम लोग आ गए, फिर इंक्वायरी हुई। Hmm. तो इंक्वायरी में बोला गया कि आप जेटिसन क्यों किया, मैंने क्या करना चाहिए, इमरजेंसी को डिक्लेयर क्या करना चाहिए। आखिर में इन्वेस्टिगेटर्स हैड नो आंसर्स। मैंने कहा व्हेन यू आर इन द एयर एंड वी हैव ओनली कपल ऑफ मिनट्स टू डिसाइड, कपल ऑफ सेकंड्स टू टेक जजमेंट, you tell me what I should do. I have a runway in front of me. I have the fuel to land. My weight has already come down. I'm just declaring full emergency. No, but the aircraft made an approach over slums, fuel spraying. मैंने कहा, but that during the approach I was at hardly 30-40% power. Approach power is very less. Climb power is high. Take off में power बहुत 80-90% यूज करते हैं. Approach में hardly use 50-60% power. प्लेन तो ऑलरेडी डिसेंड में। सो एनीवे एवरीथिंग वेंट फाइन देन। सो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे बहुत सारे। ये जो श्रीनगर में हुआ था ना इंडिगो का, yes. ये मेरे साथ बोइंग पे हुआ था 737 पे, तो जोधपुर में। और वो बर्ड ने रेडार डोम को तोड़ के कॉकपिट के अंदर आ गई और हम दोनों पायलट्स के ऊपर पूरा मीट और ब्लड स्प्लैटर हो गया था। What? Oh my God. एंड वी नो हाउ वी लैंडेड दैट एरोप्लेन। मेरे साथ एक बड़े सीनियर कप्तान होते थे दुबाश करके, so he was there. Things happen. ये क्या था? ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी। अगर आप हाँ, I have a big file of my whole career. Okay, last incident. Okay. You know the owner of Videocon? Yes. Dut. Yes. Mr. Dut. Yes. Very, very thorough gentleman. So this accident in Aurangabad, 737 का accident हुआ था काफी साल पहले. So we were taking off from Aurangabad, and the runway surface is concave. It's like this. So if you are at this takeoff point, you can't see the end of the runway. Horizon नहीं दिखता आपको, खाली ऐसे दिखता है. You can see up to here. God, yes. You cannot see here. Right. So when I was entering the runway in Aurangabad, I noticed a lot of eagles, birds. So I told ATC, I said, lot of birds on the runway. Said, okay, Captain, taxi and hold at takeoff point. We'll send the bird chasers. फिर वो लोग लेके जाते हैं फटाके वटाके, कभी कभी बंदूकें होती है तो बंदूकें भी हवा में फायर करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और जीप जाती है भगाती है लाइट्स मार मार के, ये सब करने के बाद में करीब ऑलमोस्ट 10-12 मिनट में टेक ऑफ पॉइंट पे खड़ा रहा। उसके बाद में जब एडीसी ने कहा कि ओके कैप्टन, रनवे इज क्लियर ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स सब भगा चुके हैं, आप टेक ऑफ कर सकते हो। टेक ऑफ किया, मैं जब तक मैं फुल स्पीड पे आधा टेक ऑफ किया, मैं हम पे आया तो आई वॉज अराउंड, मेरी V1 स्पीड थी, डिसीजन स्पीड थी करीब 140 बोइंग 737 पे, और जैसे ही मैं यहाँ आया मेरी स्पीड थी अभी करीब 130, 33, 35 होती जा रही। कम से कम 5 से 6 ईगल्स रनवे पे से उठे और धीरे धीरे उठ के दे स्टार्टेड गेटिंग अप एंड दे केम राइट इन फ्रंट ऑफ बोथ इंजन्स। सो फर्स्ट आई गॉट अ झटका ऑन द लेफ्ट साइड, धक धक धक, तीन बर्ड घुसी, तो एयरक्राफ्ट शुक लाइक दिस, एंड देन आई गॉट अ झटका विद इन ए सेकेंड ऑन द राइट इंजन, 2 बर्ड उसमें घुस गई, दोनों दूसरे इंजन में, and I was at 137 knots miles per hour, and just God has given that instincts. I announced reject, and I pulled the reverse back, and Aurangabad was only 7,500 feet runway एक जमाने में, and I'm looking out, full reversers, full brakes. एक मेरी फर्स्ट ऑफिसर थी लेडी,
एंड आई सेड हेल्प मी विद द ब्रेक्स, वो भी पूरा वर्टिकल ब्रेक्स पे चली गई एंड वी kept on decelerating, aircraft was making so much of noise, and you won't believe we stopped it on the runway. But my nose was in the kacha. I'm sitting in the kacha, but my wheel is on the pakka runway. That was one of the narrow escape. Wow. It came in newspaper and all that. The runway was blocked for a couple of days. Wow. दूध साहब आए थे मिलने को. He was on the flight. Yeah. अच्छा. It was amazing. And that day I realized कि अगर मैं टेक ऑफ कर जाता खत्म हो जाता जहाज. But after that hit of the bird as well, फिर भी उड़ पाता because engine तो फेल हो गए. नहीं, बर्ड हिट में इंजन पार्शियल डैमेज होता है या फुल्ली डैमेज होता है, डिपेंड करता है कि अगर इंजन के कोर में चले गए बर्ड्स तो कंबशन चैम्बर डैमेज कर देता है. पर अगर साइड से ब्लेड्स के तो टकरा गए तो 4-5 ब्लेड्स 10-12. पर मेरे केस में दोनों इंजन बर्ड्स कोर में घुस गए थे. See through हो गया था. I have a picture where I could, you stand in front of the engine and I can see you at the on the tail side of the engine. Wow. पूरा engine see through हो गया था दोनों. That was hell of a case. Wow. We came by road then from Aurangabad. Right. Obviously I can understand. Yeah. But ये मतलब 34 इयर्स में जैसे आपके काफी सारे इंटरेस्टिंग ऐसे एक्सपीरियंस हुए, तो नॉर्मली कोई पायलट जो इतने एक्सपीरियंस के हैं उनके साथ भी काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं. क्योंकि हमें तो बहुत कम सुनने मिलता है एज अ नॉर्मल. इंसिडेंट्स तो बहुत होते रहते हैं, बहुत होते हैं. सीरियस इमरजेंसीज भी बहुत होती है. डिपेंड करता है एयरलाइन बताए कि नहीं बताए. हाँ, एयर इंडिया में जब तक गवर्नमेंट की थी, जब तक सारी बातें लीक हो जाती थी. प्राइवेट एयरलाइंस की कोई बात लीक नहीं होती थी. तो ये तो अब मीडिया एक अलग लेवल पे पहुंच गई है. अब जो एविएशन रिपोर्टर्स हैं वो उनका एक टेक्नोलॉजी हैज टेकन देम टू द नेक्स्ट लेवल वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू हाइड इंसिडेंट्स. राइट. आई विल टेल यू a small example. Flight took off from Delhi to Sydney. They had an engine failure somewhere close to Singapore. एयरक्राफ्ट इस हवा में ही था, जहाज सिंगापुर के पास में. तो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करके एक इंजन पे प्लेन को सिंगापुर ले जाने का डिसाइड किया. उससे पहले लाइव टीवी पे न्यूज आ रही थी. एयरक्राफ्ट उतरने के सिंगापुर में उससे उतरने के पहले टीवी में लाइव चल रहा था कि एयर इंडिया का इमरजेंसी चल रही है. बट ये कैसे होता है? कोई इंटरनली कोई बता देता है कि भाई ये है? पता नहीं कैसे. जब तक जहाज लैंड हुआ जब तक तो डिबेट्स चालू हो गए. अमेजिंग. ये आपने जो इंजन के होल का बोला तो उससे मुझे मेंटेनेंस के ऊपर मुझे 2-3 व्हाट यू कॉल सवाल आए. बिकॉज एयर वर्दीनेस बेसिकली दर्शकों को भी समझा दो. एयर वर्दीनेस मीनिंग कि कोई एक इक्विपमेंट मीनिंग एक प्लेन, वो प्लेन फ्लाइंग एयर वर्दी है कि नहीं, दैट इज व्हाट इज इन एविएशन कॉल्ड एयर वर्दीनेस. सो डिफेंस में भी एयर वर्दीनेस होती है, सिमिलरली लाइक इन कमर्शियल एविएशन ऑल्सो. सो मेंटेनेंस में लेके मतलब हमेशा से हर एक आई थिंक एयरक्राफ्ट के पीछे जनरली ऑल एयरक्राफ्ट, एंड आई डोंट मीन एक ही खाली कोई एयरलाइन, यूजुअली लॉट ऑफ एयरलाइंस. सी ओवरऑल मैं आपको बताऊं, ये जो से लो कॉस्ट कैरियर्स है या इवन फुल बजट एयरलाइंस है या फुल फ्लेज एयरलाइंस है, ये अपने कॉस्ट को कम करने के लिए 90% ऑफ द एयरलाइंस स्पेयर पार्ट्स कम रखती है. इनके जो स्टोर्स में जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो अज्यूमिंग कि नहीं अभी तो ये चल रहा है तो ज़रूरत नहीं है इसकी, इस तरीके का एटीट्यूड होता है. तो दूसरा, इंजन्स का ओवरऑल एक ज़माने में केवल या तो सिंगापुर में होता था या बोइंग कंपनी में होता था. अभी भी इंडिया में अपने पास में इन्होंने काफी कोशिश की थी. नागपुर में है अभी, मतलब काफी 2-3 एमआरओ फैसिलिटीज है जो काफी करती हैं. पर फिर भी वो उस टाइप का मेंटेनेंस नहीं होता जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर करके देता है. ऑफ कोर्स. बाकी स्पेयर पार्ट इश्यूज तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं. बट मेंटेनेबिलिटी ओवरऑल आपको लगता है कि इंडियन फ्लीट जो है, मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस, स्पेयर पार्ट जो होते हैं, इशू होते हैं, उससे एयरवर्दीनेस को इफेक्ट नहीं करता. अच्छा. फ्लाइट सेफ्टी को इफेक्ट नहीं करता है.
जहाँ फ्लाइट सेफ्टी को अफेक्ट करता है वो प्लेन तो ग्राउंड होता ही होता है. Nobody wants to take a chance. Yeah, nobody wants to take it. अब it is something like monsoons में वाइपर्स आर कंपलसरी. बाई चांस मैं आज फ्लाइट पे जा रहा हूँ और मेरा वाइपर खराब है, तो उस समय फिर पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, वाइपर इज नॉट वर्किंग, देयर आर नो स्पेयर वाइपर्स. आई विल नॉट टेक ऑफ. हाउ विल आई लैंड इन रेन? बट देन अब ये सिनेरियो हो गया है कि अगर आपने ऐसे फ्लाइट को कैंसिल कर दिया या डिले कर दिया, so there is a lot of psychological pressure on the captain कि लेके जाओ. हालांकि वाइपर बड़ी छोटी सी चीज है, पर सही वक्त पे वो जान बचाती है. ऑफ कोर्स. कॉमन पार्ट्स क्या होते हैं एक एयरक्राफ्ट में, लाइक इफ ड्रीम लाइनर या कोई मोस्ट हाईटेक एयरक्राफ्ट में जो यूजुअली जाते हैं खराब मेंटेनेंस के हिसाब से? यस, ऐसा नहीं बोल सकते. हर कंपोनेंट की लाइफ होती है. ओके. हर कंपोनेंट की लॉगबुक मेंटेन होती है. हर सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जनरेटर्स, हर चीज की लाइफ मेंटेन होती है. हर चीज की लॉगबुक मेंटेन होती है. कितने साइकिल से यूज उड़ा सकते हो आप. हर एयरक्राफ्ट की ओवरऑल कितने टेक ऑफ लैंडिंग्स कर सकता है. हर जहाज का व्हील नंबर्ड होते हैं. नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स, कितनी लैंडिंग्स एक व्हील है कितनी लैंडिंग्स कर सकता है. और अगर अब इसकी लैंडिंग समझ लो ये 50 लैंडिंग कर सकता है, और अब ये 50 लैंडिंग हो चुकी है और ऐसी जगह पहुंच गया जहां पे स्पेयर व्हील नहीं है, तो एज ए स्पेशल केस इंजीनियर पायलट को ब्रीफ करता है. वो व्हील के पास ले जाके फिजिकली दिखाता है कि देखो सर, इसकी लाइफ तो खत्म हो गई है, बट ये एक लैंडिंग और कर सकता है. आपको मैं दिखा रहा हूँ और मैं सर्टिफाई करके दे रहा हूँ. तो फिर वो लास्ट फ्लाइट होनी चाहिए कि अब ये फ्लाइट ऐसी जगह जाएगी जहां पर व्हील चेंज होना ही पड़ेगा. विदाउट दैट नहीं हो पाएगा. हाँ. तो पूरे जहाज को एक्चुअली देखा जाए तो मॉनिटर तो पूरा जहाज हो रहा है. एक एक चीज मॉनिटर होती है. नॉट पॉसिबल कि आज के मॉडर्न जहाजों में कोई चीज बच के निकल जाए, हो जाए किसी के आंखों के सामने. ये 11A पैसेंजर जो है उसके बारे में, सीट की जो उसकी थोड़ी, तो कृष्णा की दया है उस पे. बट जनरली सीट के हिसाब से मतलब दूसरा ऐसा क्रैश है नहीं? उसका कुछ सीट वीट से कुछ नहीं फर्क पड़ता है. ये है कि देखो एयरक्राफ्ट 3 सेक्शन में बनता है. राइट. आई वाज देयर इन नॉर्थ कैरोलिना वेयर बोइंग 787 मैन्युफैक्चर होता है. हम लोग थे वहाँ पे करीब 1 हफ्ता थे. हमने पूरा प्लांट देखा कैसे बनता है जहाज. तो ये 3 सेक्शन में बनता है. एक फ्रंट सेक्शन, मिड सेक्शन और रियर सेक्शन. और ये ऐसे बनाते हैं कि क्रैश के टाइम पे तीनों सेक्शन खुल जाने चाहिए, टूट के निकल जाने चाहिए. क्या रीजन? सेफ्टी, जान बचने के चांसेस ज्यादा है. ओके. कि इंटैक्ट रहेगा तो ज्यादा. हाँ, इंटैक्ट रहेगा तो ज्यादा. बेसिकली एक फीचर है, पता नहीं 3 सेक्शन में क्यों बनाते हैं. भाई एक ही बड़ा पाइप ले लो, बना दो. लेकिन वो 3 सेक्शन में बनाते हैं. तो बेसिकली 11A हो या कोई भी सीट हो, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ना, आश्चर्यजनक कि बंदा क्रैश के बाहर इतना बड़े एक्सप्लोजन में से चल के बाहर आ गया. और दूसरी बार हुआ है, इसके पहले भी एक क्रैश हुआ है जिसमें नॉट एयर इंडिया, दो ही कोई और एयरलाइन की जो 11A सीट थी वो बच गया था. अभी तो क्या कह सकते हैं, अजूबा, इस गॉड्स गिफ्ट. कोई रीजन ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि 11A इज अ सेफ सीट. कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा रीजन कि मैं ऐसे क्रैश करूंगा तो ये रो पे ये बंदा बच सकता है. ऐसा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता. तो नहीं थी उसकी मौत लिखी. आपके हिसाब से जनरली, मतलब अगर अभी देखे 2 दिन पहले भी एक्चुअली एक और क्रैश हुआ, आई डोंट नो आपने न्यूज में पढ़ा कि नहीं, या तो ये रेगुलरिटी ऑफ लाइक जो आजकल क्रैशेस हो रहे हैं वो इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं जो पहले बहुत कम होते थे? मैं आपको एक अंधविश्वास वाली बात बताता हूँ जो कि सच्चाई है. आप गूगल करके लास्ट 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लो. जितने भी क्रैशेस होते हैं ना, दे हैपन इन अ बंच ऑफ 3. रियली इंटरेस्टिंग. ओके. सो बंच ऑफ 3 डजंट मीन कि आज 1 तारीख को 2 तारीख को, ऐसे नहीं. समझ गया. इन अ शॉर्ट पीरियड, स्पैन ऑफ टाइम, इन 15-20 दिन, महीने, 1.5 महीने में एक साथ 3 हो जाएंगे. फिर शांति छा जाएगी 8-10 महीने, 11 महीने, फिर एक बंच 3 का बंच आ जाएगा.
तो इट ऑलवेज हैपेंस इन बंच ऑफ 3. आप गूगल करो, देखो इस 171 के आगे पीछे कितने कौन से क्रैश कब कब हुए थे. विद इन ए स्पैन ऑफ 15-20 दिन या महीने के अंदर अंदर यू विल फाइंड. सो इफ यू गिव ए लॉन्ग व्यू टू दोस ग्राफ कि ये 3 Bird's क्रैश eye है, view, ये हाँ. 3 क्रैश है, ये 3, हाँ. तो देन यू अंडरस्टैंड कि यार ये तो 3 के बंच बनते जा रहे हैं. ये कहते हैं एविएशन इंडस्ट्री में कि ऐसा होता है, बट इट इज हैपन, ऑलवेज हैपन. Wow. Interesting. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. ये मैं बट आपके हिसाब से मतलब क्यों हो रहे हैं ये क्रैशेस, इतने ऑफन क्यों हो गए जो आजकल बहुत देखने में? कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्टेशन मोड. Yeah, of course, it's still the same. But then if you compare it, because also numbers भी कम है ना. जैसे कहते हैं कि मैं तो आई एम अ फर्म बिलीवर कि एविएशन इज अ वेरी सेफ it is, no मोड ऑफ doubt, ट्रांसपोर्टेशन. no doubt. और अल्टीमेटली इट्स अ मशीन. कंप्यूटर्स भी तो क्रैश होते हैं, रेलवे सिस्टम भी क्रैश होता है, कमर्शियल एयरलाइन के टिकटिंग सिस्टम क्रैश होते हैं. ठीक है, यहाँ पे द स्टेक्स आर वेरी हाई. True. If anything goes wrong, the stakes are very high. The thing is, it's a zero error profession. Zero means zero. You can't afford to make a single mistake. If you make a mistake, you have to pay for it. You may not face death, but you may face suspension. You may face cancellation of license. You may face punishment. And is ये very सब harsh. चीजों को लेके DGCA जो एसोसिएशंस है, जैसे पायलट एसोसिएशन, ये सब कितनी स्ट्रिक्ट होती है? मतलब मिनिमल भी कुछ भी अगर ऐसा हुआ तो इमीडिएटली दे विल लाइक बस यू आर नॉट सेफ, सॉरी. You will be surprised that DFDR, Digital Flight Data Recorder, DGCA monitors every aeroplane 100%. It is shocking how they are able to manage. They have a system. All engines, चाहे इंडिगो का हो, स्पाइसजेट का हो, एयर इंडिया का हो, कोई भी हो, जितने भी इंडियन रजिस्टर्ड एरोप्लेन्स हैं, उनके सबके फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर 100% मॉनिटरिंग होती है 24/7 365 days. They don't do it physically. They have put markers. Any flight जिसका FDR में ये मार्कर क्रॉस हो गया, वो फ्लाइट का DFDR निकालो बाहर. Let's see what happened. So they have put markers on those DFDRs. So any violation, it just pops up. That is the best part. और ऐसे में पायलट कोई गलती करेगा, वो गलती अगर एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है तो वो पॉपअप नहीं करेगा शायद, बट अगर उसने लिमिट्स क्रॉस कर दिए तो वो मार्कर पॉपअप हो गया, पता चल जाता है इस फ्लाइट पे ये पायलट ऑपरेट कर रहा था, ये सेक्टर था, इस फेज ऑफ फ्लाइट में ये वायलेशन हुआ है. इज कॉल्ड बाय द फ्लाइट सेफ्टी. पहले वायलेशंस में काउंसलिंग होती है, सेकेंड वायलेशन में वार्निंग दी जाती है. मीनिंग इफ दे आर नॉट क्रिटिकल, वैसे अगर क्रिटिकल हुआ तो एनी टाइम यू क्रॉस दोज मार्कर्स आर क्रिटिकल वार्निंग, क्रिटिकल इंसिडेंट्स. अच्छा, इट बिकम्स एन इंसिडेंट. ओके. Till the time it has not crossed those limits, it has not become an incident. Got it. तो मतलब for a pilot, मतलब having ऐसा incident meaning it's a big thing. हाँ. And you can't escape. So before, अगर आप प्लेन चला रहे हो और आपसे गलती हो गई कि आपने ऐसा वायलेशन कर दिया, आपको पता है कि ये तो रिकॉर्ड हो गया वहाँ. So we have a system of voluntary information. अच्छा, फिर आप सामने जाके तो बताओ. आप प्लेन फ्लाइट से उतरो, डिस्पैच ऑपरेशंस में जाओ, वॉलंटरी फॉर्म भरो और मेल कर दो सेफ्टी को कि भाई मेरे से ये गलती हो गई. सो देन दे टेक ए लीनियंट व्यू ऑन दैट. तो सिस्टम अपना बहुत फुल प्रूफ है. तो मतलब पहले पे वार्निंग, सेकंड में बिगर वार्निंग, थर्ड में कैंसिल. कैन बी. आई हैवंट रेड द फुल protocol. Protocol. But the easiest way to punish a pilot is suspend him for 3 months. No flying allowance. सैलरी पे रहेगा. मतलब क्यों नॉर्मली सैलरी कम होती है, अलाउंस से ज्यादा होता है? सैलरी इज ओनली 10% ऑफ योर टेक होम. ओह रियली? और क्या. तो फ्लाइंग इज वेरी क्रिटिकल. Flying very important for a pilot to continue flying every month.
That is how he is able to pay back his EMIs. So that's why वो साल में जब भी एक बार जब भी वो मेडिकल आता तभी सब पायलट्स हाँ, एकदम मेडिकल they से start working. मेडिकल से 90% ऑफ द पायलट्स को हाइपरटेंशन हो जाता है, हाँ, because I know a lot व्हाइट of कोट सिंड्रोम हो जाता है, what syndrome? व्हाइट कोट सिंड्रोम. Okay, okay. नॉर्मली आप किसी, अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगा, अरे ठीक है कैप्टन ठीक है, पर मुझे पता है ठीक है ना, अगर बढ़ाव भी होगा तो मैं गोली खा लूँगा. पर जब मैं मेडिकल करने जाता हूँ दिल्ली में या बैंगलोर में, दिल्ली में है CME सेंट्रल मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट, बैंगलोर में है IAM इंडियन एविएशन और मेडिसिन, वहाँ पे वो जब बीपी चेक करेगा तो ये टेंशन रहता है कि अगर मेरा बीपी हाई हुआ तो मेरे को ये 3 महीने के लिए सस्पेंड कर देगा. तो उस प्रेशर के कारण बीपी हाई हो जाता है. I know, yes I know, because मेरे भी बहुत सारे दोस्त हो गए जो पायलट्स हैं, एंड ऑफ कोर्स काफी कैप्टन्स हैं ये सब, जब भी उनकी ईयरली मेडिकल आती है दे आर लाइक, हाँ नहीं पायलट्स का एक चीज और भी है कि ना 34 इयर्स के बाद मैंने रियलाइज किया कि देयर इज समथिंग एल्स अदर देन फ्लाइंग, कि दुनिया में बहुत कुछ करने को है 34 फ्लाइंग के अलावा. सो आई एम लिटरली फॉरगॉटन एविएशन वर्ल्ड एंड आई एम एंजॉयिंग माय प्रेजेंट लाइफ. Otherwise, you're living in a suitcase. Lack of sleep, lack of social life, lack of friends, no commitment to family. It creates a lot of stress in your mind. Like when my daughter was born, I was in Calcutta. Younger daughter. My elder daughter was born, I was in Hyderabad doing my training. Lot of sacrifices. So for your spouse to go through all that without husband being there, these are the sacrifices a pilot has to do. But दुनिया को पायलट केवल ग्लैमरस फिगर दिखता है, क्या हाई फ्लायर है, 5 स्टार होटल में रहता है. उनको ये नहीं दिखता कि वो 5 स्टार होटल में इसलिए रहता है क्योंकि वो 10 घंटे प्लेन चलाने के बाद उसको 10 घंटे की नींद चाहिए, क्योंकि उसको फिर 10 घंटे बाद 10 घंटे उड़ाना है. आपको मैं बोलूं कि सुबह लंदन जाओ और शाम की फ्लाइट से वापस आ जाओ. Yeah, it's not easy for a passenger itself flying to. Like out of the contest, nothing to do with this incident. My younger daughter, she was maybe 10, 11 years old. So we were planning to go to US, and the day 4 or 5 hours before the departure time in the night, we realized that my daughter's visa is expired. I don't know how it skipped everybody's mind. So the rest of the family went to US. I stayed back with my daughter, went to US Embassy next day, applied online in the night at 2 o'clock, got a next day appointment, third day got a visa. Then from there I started off. I did Bombay. Those days were jumbos. 747. 747s. So I did Bombay, Paris, JFK. At JFK, there was a gap of 6 hours to get her on a flight to Phoenix. Then I took terminal change, put her on a flight to Phoenix. When the aircraft pushed back, I waved her bye-bye, ran back to JFK, back to Terminal 2, took a flight again, JFK, Paris, Mumbai. Non-stop, without any gap in between. I reached home in the night. Next day morning, I left for Delhi at 11 a.m. I reached Delhi at 1 p.m. I had a flight to operate to Frankfurt. Same day. I cannot complain that I did all these things. I did all that things because it was my personal requirement. As far as company is concerned, company had given me 3 days rest. So there are a lot of things which goes unsaid. I know, but mental health का मतलब क्या situation है? What psychological pressure, stress levels. See, you see, take out the record of the last 10 years of pilots having heart attacks, incidents of blood pressure और hypertension तो बहुत ज़्यादा है, but other incidents. But support, काफी support भी होता है airline की तरफ से ये सब चीजों में. Do they have programs airline for mental health? And airline gives support as much as they are
earlier we used to have this family medical schemes for operating crew. We had full 100% medical coverage. So those things are there. No, what I meant was more mental health perspective. Like, do they have programs inside Air India या Indigo and all? Usually in this sport के काउंसलिंग के लिए या कुछ थेरेपी के लिए या कुछ हाउ यू फीलिंग. ऐसे अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है या किसी के बारे में ऐसे तो बात अलग है, काउंसलिंग वगैरह. बाकी बट मुझे लगता है कि शायद एवरीथिंग गोज अननोटिस्ड. पर मुझे क्या इंडिया में अभी भी मेंटल काउंसलिंग इज कंसिडर्ड एज टैबू. आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट. तो अगर आप किसी के पास कोई बंदा इंडिविजुअली अपने पर्सनल लेवल पे सोचता है कि मैं थोड़ी काउंसलिंग करा लेता हूँ, शायद आई फील बेटर, तो उसको सोचा जाएगा कि ये समथिंग इज रॉन्ग विद हिम. मतलब यंगर जनरेशन आई थिंक थोड़ी सी ज्यादा ओपन है थेरेपी को लेके या काउंसलिंग को लेके. बट मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइक आई ब्रेक डाउन जॉब्स. व्हेन आई से जॉब्स मीनिंग लाइक पीपल हु वर्क, आई कीप व्हाट यू कॉल फ्लाइंग इन वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फ्लाइंग, मतलब critical jobs. There's critical job, there is like tertiary, I mean critical, normal, average and below average. तो मतलब ये below average जो सब वो life changing नहीं है. मतलब कि for example उसके कि अगर कोई बंदा below average का कुछ job कर रहा है इंडस्ट्री में, तो उसके ऊपर जिंदगियां are not dependent. मेरे हिसाब से one of the highest levels is basically pilots, because every time आप एक एयरक्राफ्ट में घुसते हो तो आपके ऊपर जिंदगी है, तो इट्स अ क्रिटिकल जॉब. एंड क्रिटिकल जॉब का खुद की भी जिंदगी है और पीछे जो बैठे हुए हैं एग्जैक्टली जो उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करके बैठे हैं. एग्जैक्टली. और मुझे ऐसा लगता है कि उसके वजह से आई थिंक पायलटिंग व्हाटएवर कम्युनिटी में भी शायद अगर कोई बोले थेरेपी या काउंसलिंग के लिए भी, तो लोग शायद उसके क्वेश्चन मार्क आता है उसके खुद के मेंटल के, वो उड़ा पाएगा ये प्लेन के नहीं, कि इसको ग्राउंड कर दो. तो देन उसके वजह से शायद वो शेयर भी नहीं करे. नहीं, पर एक था कि हमारे जमाने में पायलट्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलता था. नॉट इवन इन सोसाइटी बट एयरपोर्ट्स पे पैसेंजर्स से बहुत एप्रिसिएशन मिलता था, देखते थे. और उस जमाने के पायलट्स भी अलग टाइप के होते थे. आप वो क्या कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड. हाँ, ओल्ड इज गोल्ड एज वेल एज वो देयर वाज those aircrafts were not so highly तो आपको ज्यादा करना पड़ता था. It was not like and we had more interaction with ground staff, more interaction with passengers. We used to have a kind of a bridge between crew and the cockpit and the cabin, and things were very like a family. Now things have become, this is door के cockpit के door के इस साइड मेरा काम, मेरा jurisdiction है, इस साइड तुम्हारा jurisdiction. Got it. तो वो खत्म हो गया फैमिली टच. जो एक पर्सनल टच होता था कि हर एम्प्लॉय जो काम कर रहा है ना, इट्स बिकम टू कमर्शियल. दैट इज द प्रॉब्लम. बिजी हो गए सब लोग, तो अपना अपना देखते हैं ज्यादा. हाँ, बस अपना अपना सब देख रहे हैं. अपना भाई इतने पैसे में तो मैं इतना ही काम करूँगा. राइट, ग्रेट. All right, thank you so much, Captain. Thank you so much for inviting coming me. in. Thanks a lot. It was really so much fun. I think और कितनी सारी चीजें, मुझे लगता है कि आपके जो एक्सपीरियंस के बारे में और आपने जो थोड़ी एक दो स्टोरीज बोली उसके बारे में, तो अलग से ही मुझे लगता है कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. बहुत बड़ी स्टोरीज है. आपको अगर एक दिन किसी दिन कंधार के बारे में बैठेंगे ना, हाँ, तो आप विल बी शॉक्ड. Is it? कि what you know about Kandahar hijack and what really happened. तो आज ही अभी कर सकते हैं बात उसके बारे में. बस some other time. Definitely. Great. For sure. We'll definitely do a second one. Thank you so much. Thanks.